जैसे कि आपको पता है इतिहास का पहला चैप्टर हम लोग शुरू कर चुके हैं जिसका नाम है ईटीएम बनके तथा अस्थियां, जहां पर हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। उसी का आज ये तीसरी क्लास है यानी पार्ट 3 है। इससे पहले प्यारे बच्चों इस चैप्टर का 2 क्लास ले चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं यूट्यूब में सर्च करना हिस्ट्री चैप्टर 1 बाय तनु क्लासेस, दोनों क्लास को आप अच्छे से कर लेना। प्यारे बच्चों आज की ये क्लास आप सभी लोगों के लिए बहुत खास है क्योंकि आज हम जो टॉपिक आपको पढ़ाने वाले हैं ना इस क्लास पे, यहाँ से आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन प्रणाली बताइए, यानी हड़प्पा सभ्यता का विशेषताएं बताइए। 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। फिर कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन या आर्थिक जीवन या धार्मिक जीवन को लिखिए। तो ये 2 टॉपिक को आज के इस क्लास में पढ़ाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये दोनों टॉपिक से 100% आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आराम से बैठ जाइए, मजा आपको बहुत ज्यादा आने वाला है आज के इस क्लास में। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता या इसी को हम लोग कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना। सबसे पहले समझते हैं कि नगर योजना क्या होता है। तो जिस तरह से हम लोग घर बनाते हैं, जैसे मान लो आपको एक घर बनाना, बिल्डिंग बनाना है, तो घर बनाने से पहले हम लोग एक नक्शा बनाते हैं ना, कि भाई हम लोग क्या करते हैं, घर बनाने से पहले एक नक्शा बनाते हैं, है ना। उस नक्शा में ये डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर हम लोग किचन बनाएंगे, यहाँ पर बाथरूम बनाएंगे, यहाँ पर बेडरूम बनाएंगे, यहाँ पर जो है डाइनिंग रूम बनाएंगे, यहाँ पर गेस्ट रूम बनाएंगे, यहाँ पर हॉल बनाएंगे, है ना। यानी घर बनाने से पहले हम लोग नक्शा बनाते हैं कि किस तरह से घर को बनाना है, कैसे घर का डिजाइन को देंगे, इस घर के अंदर में कौन सा कमरा कहाँ पर होगा, डाइनिंग रूम, किचन रूम, बाथरूम, बेडरूम कहाँ कहाँ बनाएंगे। यानी घर बनाने से पहले हम लोग एक नक्शा बनाते हैं, तो घर बनाने से पहले हम लोग एक योजना बनाते हैं। तो उसी तरह से हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो नगर को बनाने से पहले यानी पूरे शहर को बनाने से पहले एक योजना बनाते थे जिसको कहते हैं नगर योजना। योजना का मतलब होता है प्लान। प्लान तो आप समझते हैं, यानी नगर को बनाने से पहले एक प्लानिंग तैयार करते थे कि किस तरह से हम लोग को नगर बनाना है, हम लोगों को कैसे सड़क को बनाना है, सड़क को कितना चौड़ा रखना है, सड़क को किस तरह से बनाना है, सड़क के दोनों किनारे पर नाला कैसे बनाना है, फिर मुख्य एक बड़ी सड़क होती थी, फिर इस सड़क से छोटी छोटी सड़कें कैसे बनाना है। ये सारी चीजें वो लोग पहले ही डिसाइड करता था। यानी नगर को बनाने से पहले एक योजना तैयार करता था, एक नक्शा तैयार करता था। जिस तरह से हम लोग आज के दिन घर को बनाने से पहले एक नक्शा बनाते हैं कि कैसे घर को बनाएंगे, कैसा डिजाइन देंगे, कहाँ किचन कहाँ बाथरूम बनाएंगे, उसी तरह से वो लोग पूरे नगर को बनाने से पहले एक योजना बनाता था। इसी को हम लोग कहते हैं नगर योजना। हड़प्पा सभ्यता में 2 तरह के शहर पाए जाते थे। पहले तो आप ये याद रखना कि हड़प्पा सभ्यता में कितने तरह के शहर पाए जाते थे, 2। एक जो शहर है उस शहर को कहा जाता था दुर्ग। एक शहर है जिसको कहा जाता था दुर्ग। एक शहर है प्यारे बच्चों जिसको कहा जाता था निचला शहर। यानी हड़प्पा सभ्यता में कितने तरह के शहर पाए जाते थे, 2। एक तो आपका दुर्ग कहा जाता था एक शहर को, एक शहर को निचला। अब ये जो दुर्ग शहर है ये थोड़ा सा ऊंची जगह पर होता था। जैसे आप देखते होंगे ना कि कई सारे शहर है जो कि पहाड़ों पर बनाया जाता है, बड़े बड़े पत्थरों पर बनाया जाता है। एक शहर जो कि ऊंचाई वाले जगह पर बनाया जाता था, एक शहर जो कि जमीन पर बनाया जाता था। तो जो शहर जमीन पर बनाया जाता था उस शहर को निचला शहर, और जो शहर या तो किसी पत्थर पर या किसी पहाड़ पर या किसी पहाड़ पर या फिर किसी ऊंची जगह पर या फिर किसी ऊंची जगह पर बनाया जाता था, तो इस तरह के शहर को हम लोग दुर्ग कहे जाते हैं, यानी दुर्ग कहा जाता था, है ना। तो हड़प्पा सभ्यता में 2 तरह की शहर पाया जाता था। एक शहर जो नीचे पाया जाता था जिसको निचला शहर, एक शहर जो ऊंचाई पर बनाया जाता था, या तो पत्थर पर या तो पहाड़ पर या तो ऊंची कोई जगह पर, क्योंकि जब तक पहाड़ पर बनाएगा, पत्थर पर शहर को बनाएगा तभी तो शहर थोड़ा सा ऊंचा दिखेगा ना। तो इस तरह के शहर को प्यारे बच्चों दुर्ग कहा गया। अब ये जो दुर्ग शहर है ये काफी छोटा होता था। दुर्ग शहर जो है ये काफी छोटा होता था, लेकिन ये जो निचला शहर है ये काफी बड़ा होता था, काफी बड़ा। दुर्ग शहर में कौन रहते थे, तो ज्यादातर बड़े बड़े अधिकारी, है ना। दुर्ग जो शहर है यहाँ पर कौन रहते थे, तो हम लोग क्या कहेंगे, जो बड़े बड़े अधिकारी है वो लोग रहते थे, है ना। बड़े बड़े राजा महाराजा वो लोग रहते थे, बड़े बड़े लोग दुर्ग शहर में रहते थे। और वही निचला शहर की बात करें तो यहाँ पर कौन रहते थे, तो यहाँ पर आम लोग रहते थे। नॉर्मल हम लोग जैसे हो गए आम लोग, वो निचला शहर में रहते थे, और बड़े बड़े अधिकारी राजा लोग वो दुर्ग शहर में रहते थे। ये जो दुर्ग शहर है इसको भी दीवारों से घिरा जाता था। दुर्ग शहर को चारों तरफ दीवारों से घेरा जाता था। उसी तरह से ये जो निचला शहर है इसको भी चारों तरफ दीवारों से घेरा जाता था।
तो इस तरह से हड़प्पा सभ्यता का शहर बनता था। तो याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में मुख्य रूप से दो तरह के शहर बनाए जाते थे, है ना। याद रखिए, हड़प्पा सभ्यता में सड़कें और मकान बनाने से पहले उसकी पूरी योजना यानी चित्र बनाई जाती थी। इसी को तो नगर योजना कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे नगर योजना क्या है, तो नगर योजना यानी नगर को बनाने से पहले की प्लानिंग। जैसे हम लोग मान लो कोई शहर को बनाने जा रहे हैं, तो शहर को बनाने से पहले हम लोग एक नक्शा बनाएंगे, एक चित्र बनाएंगे कि कैसे शहर को बनाना है, कैसे पूरे नगर को बनाना है। तो शहर को बनाने से पहले हम लोग जो एक योजना बनाते हैं, इसी योजना को ही तो नगर योजना कहते हैं। ठीक। अब जो नगर है, हड़प्पा सभ्यता का जो नगर है, वो कितने भागों में बांटा होता था? दो भागों में। एक ऊंचाई पर बनाया जाता था जिसका नाम दुर्ग पड़ा, और एक निचला भाग होता था जिसका नाम निचला शहर पड़ा। तो हड़प्पा सभ्यता में दो तरह के शहर होते थे, जैसे कि आप इस चित्र को देखिए, समझ में आएगा। जैसे देखो, इस शहर को क्या कहा जाएगा? इस शहर को कहा जाएगा दुर्ग। आप कहोगे क्यों? तो क्योंकि ये शहर देखो ऊंचाई वाले जगह पे बनाया है, और एक शहर है जो कि नीचे है, नीचे। तो इस शहर को क्या कहेंगे? इस शहर को कहेंगे निचला शहर। और ये जो ऊपर वाला शहर है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? दुर्ग कहेंगे, है ना। इसको हम लोग क्या कहेंगे? दुर्ग कहेंगे। तो ये वाला जो शहर है ऊपर पर बनाया है थोड़ा, इसको दुर्ग, और ये वाला जो शहर है पूरे नीचे बनाया, इसको निचला शहर। अब जो निचला शहर है देखो काफी बड़ा है, जो दुर्ग है ये काफी छोटा है। दुर्ग जो शहर है इसको भी दीवारों से घेरा जाता था, निचला शहर इसको भी दीवारों से घेरा जाता था। दुर्ग शहर में बड़े बड़े अधिकारी रहते थे, बड़े बड़े लोग रहते थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग हुआ करती थी। निचला शहर में अधिकारी नहीं बल्कि आम लोग रहते थे। तो इस तरह से हड़प्पा सभ्यता में दो तरह का शहर पाया जाता था। तो नगर यानी हड़प्पा सभ्यता के नगरों को दो भागों में बांटा गया। एक ऊंचाई पर बनाया गया जिसका नाम क्या पड़ा? दुर्ग, और एक निचला भाग था जिसका नाम पड़ा निचला शहर। दुर्ग जो है वो छोटा शहर था, यानी दुर्ग जो है ये कैसा शहर था? छोटा। वहीं अगर निचला शहर की बात करें तो ये होता था काफी बड़ा, है ना। दुर्ग जो है वो छोटा होता था, निचला शहर काफी बड़ा, क्योंकि ये जमीन पर होता था। तो जमीन तो बहुत बड़ी होती है, पहाड़ तो छोटा छोटा होता है। ये दोनों शहर दीवारों से घिरा होता था। ये भी याद रखिएगा कि ये जो दोनों शहर है वो दीवारों से घिरा होता था। दुर्ग को चबूतरे पर या किसी पत्थर पर या किसी पहाड़ पर बनाया जाता था। यानी ये जो दुर्ग शहर है ये या तो किसी चबूतरे पर बनता था, देखो दुर्ग शहर ऊंचा होता था, और ये निचला शहर नीचा। तो अगर कोई शहर ऊंचा होगा तो वो ऊंचा कब होगा? जब उसको ऊंचाई वाले जगह पर बनाया जाएगा। तो जो दुर्ग शहर है वो अक्सर या तो किसी पहाड़ पर बनाया जाता था, या किसी पत्थर पर, या किसी चबूतरे पर, या किसी ऊंचाई वाले जगह पर इस शहर को बनाया जाता था। बाकी निचला शहर तो एकदम जमीन पर रहता था। तो दुर्ग शहर क्योंकि चबूतरे पर या किसी पत्थर पर या किसी पहाड़ पर बनाया जाता था, इसलिए ये जो शहर है वो हमेशा ऊंचा दिखता था। यानी दुर्ग शहर हमेशा क्या दिखता था? ऊंचा दिखता था। ये तो हम लोग को समझ में आ गया कि हड़प्पा सभ्यता में जो शहर है वो दो प्रकार के हुआ करते थे। एक दुर्ग जो कि ऊंचाई वाले जगह पर बनाया जाता था, एक निचला शहर। दुर्ग जो है वो काफी छोटा होता था, निचला शहर काफी बड़ा। ठीक। और दुर्ग को भी दीवार से घिरा जाता था, निचला शहर को भी दीवार से घिरा जाता था। दुर्ग में बड़े बड़े लोग रहते थे, ऊंचाई वाले जगह ऊंचा ऊंचा जगह पे कौन रहते हैं? बड़े बड़े लोग रहते हैं। और निचले वाले जगह पे कौन रहते हैं? आम लोग, गरीब लोग। ऐसे भी याद रख सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, वहाँ के जो नगर है वो कैसे बनाया जाता था, इससे पहले हम लोग को दिमाग में रखना है कि एक नगर में जब हम लोग जाते हैं, यानी एक शहर में जब हम लोग घूमने जाएंगे, तो बताइए तो शहर में क्या क्या होता है। तो अगर हम आपको सही से देखने के लिए बोलेंगे तो शहर में सबसे पहले सड़क बनाया जाता है ना। क्या बिना सड़क का कोई शहर होता है? नहीं होता है। तो शहर में जब आप जाओगे कहीं, कोई भी शहर में अगर मान लो, तो वहाँ पे क्या बनाया जाता है? एक शहर। बिल्कुल। शहर के बाद दूसरा चीज क्या बनाया जाता है? नाला। नाला को ही क्या कहते हैं? जल निकास प्रणाली। नाला को ही जल निकास प्रणाली कह सकते हैं ना। नाला से क्या निकाला जाता है? ये जो नाला होता है, नाला किस लिए होता है? पानी निकालने के लिए। शहर का जो भी पानी है, शहर का जो भी गंदगी पानी है, उसको निकालने के लिए ही तो नाला बनाया जाता है ना। तो इसी नाला को क्या कह सकते हैं? जल निकास प्रणाली कह सकते हैं। बिल्कुल। तो जब आप किसी शहर में जाओगे आपको क्या क्या दिखेगा शहर में? सबसे पहले आपको सड़क देखने को मिलेगा, फिर आपको नाला देखने को मिलेगा यानी जल निकास प्रणाली। फिर आपको शहर में क्या दिखने मिलेगा? बड़ी बड़ी घर। घर को ही क्या कहते हैं? भवन कहते हैं। भवन का मतलब हुआ बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़ी बड़ी घर आपको शहर में देखने को मिलेगा। आप किसी शहर में जाइए, बड़ी बड़ी घर आपको देखने को मिलेगा। फिर आप थोड़ा सा सोचिए, जब आप थोड़ा और सोचोगे तो आपको शहर में और क्या देखने को मिलेगा। तो घर भी कई तरह के होते हैं। एक घर होता है जो कि स्नानगार होता है, स्नानगार।
स्नानगार का मतलब होता है बाथरूम, यानी नहाने के लिए आपको बाथरूम भी मिलेगा शहर में। अक्सर आप देखोगे गांव में अभी भी, वैसे तो बहुत सारे गांव के लोग अभी बाथरूम बनाते हैं नहाने के लिए, लेकिन अभी भी बहुत सारे गांव है जहां पर बाथरूम नहीं बनाया जाता नहाने के लिए। लेकिन शहर में, कोई भी शहर में आप चले जाइए, वहां पर आपको नहाने के लिए स्नानगार यानी बाथरूम मिलेगा ही मिलेगा। तो शहर में बाथरूम भी बनाया जाता है। और शहर में क्या बनाया जाता है, अगर आपको सोचने बोलेंगे तो शहर में अन्नागार भी होता है। अन्नागार का मतलब होता है अनाजों को रखने की गोदाम, यानी अनाजों को रखने का जगह। तो बिल्कुल शहर में अनाजों को जमा रखने के लिए गोदाम बनाया जाता है कि नहीं। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह से हड़प्पा सभ्यता में भी हुआ करता था। जी हाँ, आज जो हम लोग देख रहे हैं ना शहर में, यही चीज आज से हजारों वर्ष पहले हड़प्पा सभ्यता के लोग भी करते थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग भी देखते थे। हड़प्पा सभ्यता के जब आप नगरों को देखिएगा तो वहां पर भी सड़क बनाया जाता था, नाला बनाया जाता था, भवन बनाया जाता था, स्नानगार बनाया जाता था, अन्नागार बनाया जाता था। इस तरह से हड़प्पा सभ्यता का नगर को बनाया जाता था। अब हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का नगर को कैसे बनाया जाता था। तो कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शहर को बनाने के लिए सबसे पहले वो लोग सड़क को बनाते थे। किसको? सड़क को। जैसे ये हो गया सड़क। अब ये जो सड़क है वो बिल्कुल सीधी हुआ करती थी, ऐसे सीधा एकदम, है ना, कोई इधर उधर नहीं, सीधा। तो पहला पॉइंट क्या है, हड़प्पा सभ्यता के लोग जो भी सड़क बनाते थे वो एकदम सीधा होता था, बिल्कुल सीधा, है ना। और ये जो सड़क है वो पक्की ईंटों का बनाया जाता था। कैसा? पक्की ईंटों का, यानी एकदम पक्की होता था, है ना। उसके बाद फिर हड़प्पा सभ्यता के लोग सड़क के दोनों किनारे, क्योंकि भाई पानी भी तो निकालना है, तो पानी कैसे निकालेंगे, तो जो सड़क होता था सड़क के बगल में ही एक नाला बना देता था ताकि पानी भी आराम से निकल जाए। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग पहले सड़क बनाते थे, फिर दूसरा नंबर पे वो लोग पानी निकालने के लिए नाला बनाते थे। नाला मतलब जल निकास प्रणाली। नाला को कैसे बनाया जाता था? सड़क के किनारे, जैसे ये सड़क है तो उसी के किनारे इस तरह का नाला बना दिया जाता था। और ये जो नाला है, कहा जाता है कि ये जो नाला है ये भी पक्की ईंटों का बनाया हुआ था, यानी ये नाला भी पक्की ईंटों से बनाया जाता था। और ये नाला से, क्योंकि आपको पता है शहर में जब नाला बनता है तो नाला को ढक दिया जाता है। अगर आप मान लीजिए कोई नाला में पानी जा रहा है और नाला को आप ढकोगे नहीं तो नाला से बहुत बदबू आती है, गंदी गंदी बदबू आती है। तो आप जब भी शहर में घूमने जाओगे ना, देखना वहां पर जो नाला है, जो नाली है, उसको ऊपर से ढक दिया जाता है। क्यों? ताकि बदबू बाहर ना आए। तो उसी तरह से हड़प्पा सभ्यता के लोग भी ये जो नाला हुआ था, नाला को चबूतरे से ढक देता था। जी हाँ, चबूतरे से क्यों ढक देता था? ताकि नाला से गंदी पानी बाहर ना आए। इस तरह से वो लोग सड़क को बनाता था और नाला को बनाता था। अब कहा जाता है एक हड़प्पा सभ्यता में जो सड़क है, एक मुख्य सड़क हुआ करता था। मुख्य मुख्य मतलब होता है मेन रोड, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि मेन रोड, यानी एक सड़क होता था मुख्य सड़क। ठीक है, एक होता था मुख्य सड़क यानी बड़ी सड़क। अब इस बड़ी सड़क से कई सारी छोटी छोटी सड़कें भी बनाई जाती थी। जी हाँ, एकदम छोटी छोटी सड़कें, छोटी छोटी सड़कें। तो कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो सड़क बनाता था वो बिल्कुल सीधा, एक बड़ी सड़क बनाया जाता था, उसके बाद उस सड़क से कई सारी छोटी छोटी सड़कें बनाई जाती थी, छोटी छोटी सड़कें। और ये भी सड़क जो है वो पक्की ईंटों का बना हुआ था। और ये सड़क बिल्कुल सीधा बनाया जाता था, सीधा, एकदम सीधा। एक सड़क अगर ऐसे होता था तो एक सड़क ऐसे होता था, एकदम सीधा, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, एकदम एक सड़क ऐसे तो एक सड़क ऐसे। यानी एक सड़क अगर ऐसे सीधा हुआ तो दूसरा सड़क एकदम ऐसे सीधा होगा, ऐसे ऐसे घुमाव वाला सड़क नहीं। इसलिए कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की जो सड़क है वो कैसा होता था? समकोण। समकोण, समकोण को ही हम लोग कहते हैं 90 डिग्री। समकोण क्या होता है बेसिकली? तो अगर हम आपको समझाएं, जैसे एक सड़क हड़प्पा सभ्यता में ऐसे होता था तो एक सड़क होता था ऐसे एकदम सीधा। तो ये जो 90 डिग्री, ये जो इस कोण, ये क्या हुआ? ये कोण कहते हैं इसको, कोण। तो इस कोण का नाम है समकोण। समकोण त्रिभुज आप पढ़े होंगे 10th क्लास में, समकोण, है ना। इस तरह से होता था समकोण त्रिभुज, 90 डिग्री वाला ट्रायंगल त्रिभुज। तो समकोण का मतलब क्या हुआ कि एक लाइन अगर ऐसे जाएगा, एक सड़क ऐसे जाएगा, एक सड़क ऐसे जाएगा, तो इसके बीच जो कोण बनेगा इस कोण को ही कहते हैं समकोण। और समकोण जो है ये 90 डिग्री का कोण होता है। तो हड़प्पा सभ्यता की जो सड़कें हैं वो समकोण पर काटती थी एक दूसरे को, यानी एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी। यानी एक सड़क ऐसे होता था तो एक सड़क ऐसे 90 डिग्री पर। इस तरह से हड़प्पा सभ्यता की सड़कें बनाई जाती थी। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की भवन का। भवन, कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की जो भवन है, यानी हड़प्पा सभ्यता में जितने भी बिल्डिंग बनाई गई, घर बनाई गई, वो भी पक्की ईंटों का, एकदम पक्की ईंटों का बनाया जाता था। और वो जो घर है वो काफी सुंदर बनाया जाता था, है ना। फिर तीसरा चौथा चीज लिखेंगे वहां के स्नानगार के बारे में। स्नानगार, स्नानगार का मतलब क्या होता है?
यानी बाथरूम। तो कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है बाथरूम जो बनाते थे नहाने के लिए वो काफी बड़ी बड़ी होती थी, काफी बड़ी बड़ी, इतनी बड़ी कि एक साथ 15 से 20 लोग नहा सकते थे। जी हाँ, तो हड़प्पा सभ्यता का जो स्नानगार है इसमें 15 से 20 लोग नहा सकते थे। और ये भी कहा जाता है कि जिस तरह से आप देखते होंगे कई सारे शहरों में कि जब बाथरूम आप नहाने जाओगे ना तो वहाँ पर गर्म पानी ठंडा पानी दोनों रहता है। अगर आप ठंडी है तो गर्म पानी से नहा लो, अगर गर्म है गर्मी है तो ठंडी पानी से नहा लो। तो उसी तरह से स्नानगार में भी गर्म और ठंडा पानी की व्यवस्था था, ऐसा कहा जाता है। उसके बाद अन्नागार, पांचवा पॉइंट क्या है, अन्नागार। तो कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में अन्नागार भी मिला है। और अन्नागार क्या होता था, तो यहाँ पर अनाजों को जमा करके रखा जाता था। ये अन्नागार भी काफी बड़ा होता था। इस तरह से हड़प्पा सभ्यता का नगर को बनाया जाता था। तो पहले एक सड़क बनाया जाता था, सड़क के दोनों किनारे पर नाला बनाया जाता था, फिर छोटी छोटी सड़कें बनाई जाती थी, फिर इस सड़क के किनारे नाला बनाया जाता था, फिर इस सड़क के किनारे पर छोटे छोटे घर बनाया जाता था और इस घर का पानी नाला में आता था, फिर नाला का पानी बाहर निकाला जाता था। इस तरह से हड़प्पा सभ्यता का नगर को बनाया जाता था। जैसे आप पहले इस चित्र को देखिए, फिर आप हर एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। जैसे हमने क्या कहा कि हड़प्पा सभ्यता की जो सड़कें हैं वो बिल्कुल सीधी हुआ करती थी। देखो एकदम सीधा है, एकदम सीधा। और जो भी सड़क है, जैसे इधर वाला सड़क भी सीधा है तो इधर वाला सड़क भी सीधा है, इधर वाला सड़क भी सीधा है, इधर वाला सड़क भी सीधा है। यानी हड़प्पा सभ्यता में जितनी भी सड़कें हैं वो बिल्कुल सीधा सीधा बनाया जाता था, एकदम सीधा। दूसरा चीज, हड़प्पा सभ्यता का जो सड़क होता था, सड़क के किनारे ही नाला बनाया जाता था। देखो नाला, नाला है, नाला। और इस नाला को चबूतरे से ढक दिया जाता था। जैसे ये नाला है तो इस नाले को क्या किया है, यहाँ पर ढक दिया है। यहाँ पर ये नाला, ये सड़क है, सड़क के किनारे नाला है और नाला को ऊपर से ढक दिया गया है। और इसको इस तरह से ढक दिया गया है ताकि इस नाला का कोई भी बदबू बाहर ना आए। और ये इतना अच्छा लगता था कि लोग इतने, मतलब यहाँ पर बिल्कुल भी बदबू नहीं आती थी, है ना। यहाँ पर लोग ना बैठ करके ऐसे रहते थे, एकदम टहलते थे बैठ करके चबूतरे में, नाला के ऊपर। आप देखते होंगे कई सारे ऐसे नाला है, नाला को जब ढक दिया जाता है तो हम लोग नाला का ऊपर चढ़ करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो उसी तरह से हड़प्पा सभ्यता के सड़क के किनारे जो नाला बना था उस नाला को चबूतरे से ढक दिया जाता था। और वो जो चबूतरा होता था उस जगह पे लोग बैठते थे, क्योंकि वो ढका हुआ था। तो वहां पर लोग बैठते थे, आराम करते थे, टहलते थे, है ना। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता में जो घर है वो भी पक्की ईंटों का बनाया जाता था, जैसे आप देख सकते हो। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता में जो स्नानगार है वो भी देखो इस तरह से बनाया जाता था, जैसे आज के दिन स्विमिंग पूल बना जाता है, स्विमिंग पूल, ऐसे ही यहाँ पर स्नानगार बनाया जाता था। और इस स्नानगार में, इस बाथरूम में यानी स्नानगार में उतरने के लिए दो सीढ़ी बना हुआ था। सीढ़ी, सीढ़ी समझते हैं ना, जैसे हम लोग छत में जाते हैं तो छत से उतरते हैं सीढ़ी से। छत से जब हम लोग उतरते हैं तो सीढ़ी से उतरते हैं ना, तो उसी तरह से पानी में उतरने के लिए यहाँ पर सीढ़ी बनाई गई थी और दोनों तरफ से सीढ़ी बनाई गई थी। और इस बाथरूम में एक साथ कई सारे लोग नहाते थे, ऐसा कहा जाता है। फिर हड़प्पा सभ्यता में अन्नागार भी मिला। अन्नागार यानी अनाजों को रखने का गोदाम, और ये काफी बड़ी बड़ी होती थी, काफी बड़ी बड़ी। हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन यानी सिंधु घाटी सभ्यता का नगर को कैसे बनाया जाता था, तो सबसे पहले बात करते हैं सड़क की। हड़प्पा सभ्यता की सड़कें जो है वो बहुत चौड़ी होती थी और सीधी होती थी और समतल होती थी। यानी हड़प्पा सभ्यता की जो सड़क है वो काफी चौड़ी होती थी, एकदम सीधी होती थी और सीधा प्लेन होता था, प्लेन। ये नहीं कि ऐसे 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 नहीं, एकदम सीधा चौड़ा होता था थोड़ा सा और प्लेन, इस तरह से सड़क। ये जो सड़कें हैं वो पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। यानी हड़प्पा सभ्यता का जो सड़क है वो कैसी बनाई जाती थी, पक्की ईंटों की। और सड़क के दोनों किनारों पर नालियां बनाई जाती थी। यानी सड़क है, ये सड़क है तो इसके दोनों किनारे नाला बनाया जाता था। नाला क्यों, ताकि पानी को निकाला जा सके। इन नालियों को ईंटों या पत्थर के चबूतरे से ढक दिया जाता था। और ये जो नाली है इसको ऊपर से ढक दिया जाता था ताकि जिससे पता नहीं चलता था कि यहाँ पर नाली है, और लोग वहां पर जाकर के बैठ के आराम करते थे। जैसे ये सड़क है, सड़क के दोनों किनारे नाला है तो नाला को ढक देता था, है ना, ताकि बदबू बाहर ना आए और लोगों को पता भी नहीं चलता था। लोग उसी नाला में, नाला के ऊपर जाके बैठ जाते थे चबूतरे में, है ना, और बैठ के आराम करते थे। तो सड़क के दोनों किनारे पर नालियां बनाई जाती थी। और ये जो नालियां हैं वो ईंटों या पत्थरों के चबूतरे से ढक दिया जाता था ताकि लोग ऊपर से चल सके और बैठकर आराम कर सके उस पत्थरों में, उन नालियों में। ठीक, यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जो सड़क है वो किस तरह से काटती थी, समकोण पर। समकोण मतलब एक सड़क अगर ऐसे होता था तो एक सड़क ऐसे, तो इसको कहते हैं समकोण, एकदम सीधा।
तो यहाँ की जो सड़क है वो एक दूसरे को समकोण यानी 90 डिग्री पर काटती थी। यानी कहने का मतलब एक सड़क ऐसे तो एक सड़क ऐसे होता था, एकदम सीधा 90 डिग्री पर। बड़ी सड़कों से कई सारी छोटी छोटी गलियां निकलती थी। जैसे ये अगर मान लो बड़ी सड़क है, ये बड़ी सड़क है, तो इससे कई सारी छोटी छोटी सड़कें बनाई जाती थी, है ना। ये बड़ी सड़क, इससे बहुत सारी छोटी छोटी सड़कें बनाई जाती थी। तो इस तरह से वहां पर सड़क होता था। इस प्रकार सड़कों को ग्रिड पद्धति, जाल जैसी योजना में बनाया जाता था। ग्रिड पद्धति, तो क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो सड़क बनाया जाता था वो किस पद्धति, उस पद्धति को कहते हैं ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति का मतलब होता है जाल नुमा। जाल आप समझते हैं, जाल, जाल जिसे मछली पकड़ता है, जाल, जाल कैसा होता है आप देखे हैं कि नहीं। जाल ऐसा होता है ना कि एकदम ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे 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 ऐसे, है ना। तो इस तरह से जाल होता है और जो मछली है इसी में फंस जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता की सड़कें भी ऐसी बनाई जाती थी ना, एक ऐसे होता था तो एक ऐसे होता था, फिर एक ऐसे एक ऐसे, तो ऐसे ही तो होता था हड़प्पा सभ्यता। इसलिए हड़प्पा सभ्यता की सड़कों को ग्रिड पद्धति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रिड पद्धति, क्योंकि वहां की जो सड़क है वो जाल के जैसा बना हुआ होता था, है ना। तो इस प्रकार सड़कों को ग्रिड पद्धति यानी जाल जैसी योजना में बनाया जाता था। तो हड़प्पा सभ्यता की सड़कों को किस पद्धति में बनाया जाता था, ग्रिड पद्धति। सड़क के बारे में हम लोग समझ गए कि सड़क कैसे होता था। अब बात करते हैं जल निकास प्रणाली। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी जल निकास प्रणाली। यानी हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी कि वहां पर पानी को निकाला कैसे जाता था, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी वहां की उत्कृष्ट जल निकास प्रणाली, यानी पानी निकलने की व्यवस्था। आज के दिन भी आप कई सारे शहरों में जाओगे ना, देखना आज के दिन भी आप, ऐसा बहुत सारा शहर है, आप जाओगे ना वहाँ पर शहर में तो देखना नाला का पानी बहुत बदबू करता है। आप दिल्ली चले जाओ, पटना चले जाओ, आज भी कई सारे ऐसे शहर है जहाँ पानी निकलता है ना, नाला से पानी बाहर निकलता है और बहुत बदबू करता है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के लोग इस तरह से नाला को बनाते थे जिससे कि देख के हम लोग आज भी शौक हो जाते हैं, है ना। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी वहाँ पर पानी निकलने की व्यवस्था, है ना। अधिकांश घरों में निजी कुएं और स्नान घर बने होते थे। ज्यादातर लोग, क्योंकि उस समय लोग पानी कहाँ से लेते थे, कुआं से, पानी जो निकालते थे कुआं से। तो ज्यादातर लोग अपने घर में एक कुआं बनाता था। जैसे आज के दिन हम लोग ट्यूबवेल गाड़ते हैं, नल गाड़ते हैं, है नहीं। आज के दिन हम लोग पानी कैसे पीते हैं, तो या तो मोटर लगाते हैं, मोटर का पानी को पीते हैं, या ट्यूबवेल का पानी को पीते हैं। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के लोग, उस समय ये सब नहीं था, तो वो लोग कुआं बनाता था, कुआं, कुआं खोदता था और कुआं से पानी निकाल करके पीता था। तो ज्यादातर लोग कुआं का उपयोग करता था। और स्नानघर यानी इस तरह का स्नान घर होता था, यानी नहाने के लिए। तो हर एक घर में जितने भी हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, सभी लोग लगभग अपने लिए कुआं बनाता था, पानी पीने के लिए कुआं, नहाने के लिए बाथरूम बनाता था। अब जब आप नहाओगे तो पानी को तो फेंकोगे ना, कुआं से जब पानी निकालोगे तो उस पानी को तो फेंकोगे ना, उस पानी को कैसे, कहाँ फेंकोगे, पानी निकलने के लिए कुछ व्यवस्था होना चाहिए। तो वो सब लोग पानी को कहाँ फेंकता था, नाला में, और नाला के द्वारा पानी शहर से बाहर निकल जाता था। तो हर एक घर में, हड़प्पा सभ्यता के लगभग जितना भी घर है, सारे घर में कुआं बना हुआ था, लगभग अपना खुद का कुआं। और हर एक घर में स्नान घर यानी नहाने के लिए बाथरूम हुआ करता था। हर एक घर में रसोई घर हुआ करता था। रसोई घर, रसोई घर मतलब खाना बनाने वाला किचन होता था। और किचन में कितना पानी, सब्जी वगैरह धोते उससे भी तो पानी निकलता है, उस पानी को भी तो फेंकना है। उसी तरह से स्नान घर हुआ करता था। स्नान घर मतलब नहाने वाला बाथरूम। शौचालय पानी यानी टॉयलेट का पानी, इसको भी निकालना है। तो रसोई घर हो गया, स्नान घर हो गया, शौचालय हो गया, ये सारे पानी को पहले छोटी नालियों से होकर गली की नाली में जाता था। यानी ये जितना भी पानी है, जैसे मान लीजिए, यहाँ पर कोई घर है ना, यहाँ पर कोई घर है, एक घर यहाँ पर है, यहाँ पर है बाथरूम, यहाँ पर है टॉयलेट, यहाँ पर है किचन। तो ये सारा पानी को पहले, है ना, ये जैसे मान लीजिए कोई नाला है, तो ये सारा पानी को इस नाला में फेंका जाता था। फिर इस नाला का पानी जो है बड़ी नाला में, इस नाला का पानी को बड़ी नाला में फेंका जाता था। फिर बड़ी नाली का पानी को कहाँ फेंका जाता था, नदियों में। इस तरह से पानी को निकाला जाता था। समझ गए बात को। तो यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि रसोई घर हो गया, स्नान घर हो गया, शौचालय हो गया, ये सभी जो पानी है वो छोटी नालियों में पहले फेंका जाता था। फिर छोटी नाली से होकर गली की नाली में जाता था। फिर गली की नाली आगे मुख्य सड़क की बड़ी नालियों से जुड़ी होती थी और मुख्य नालियों को भी ऊपर से ढक दिया जाता था। शहर का गंदा पानी नालों के माध्यम से शहर के बाहर निकल जाता था। और नालियाँ ईंट और पत्थर से बनाई जाती थी और अंदर से प्लास्टर भी किया जाता था ताकि पानी आसानी से बह सके। नालियों को मजबूत बनाने के लिए चूना और जिप्सम का भी प्रयोग किया जाता था, है ना।
तो अगर आपसे कोई पूछे कि हड़प्पा सभ्यता का जो नाली है वो कैसे बना हुआ होता था, तो आप क्या कहोगे कि हड़प्पा सभ्यता की जो नाली है वो पक्की ईंटों का बना हुआ था। नाला को चबूतरे से ढक दिया जाता था, नाला को प्लास्टर भी किया जाता था और उसको पेंट भी किया जाता था ताकि नाला से पानी बाहर ना निकले। और पानी कैसे निकाला जाता था, तो जैसे मान लो यहाँ पर कोई घर है तो इस घर से इस नाला में पानी आता था, फिर इस नाला का पानी बड़ी नाला, इस नाला का पानी को बड़ी नाला में फेंका जाता था, फिर बड़ी नाला का पानी जो है किसी नदी में जाके गिरता था। इस तरह से हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने शहर शहर को अपने शहर से पानी को बाहर निकालते थे, गंदी पानी को। ठीक है, अब बात करते हैं वहाँ के भवन के बारे में, यानी वहाँ के घर के बारे में, मकान के बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता में जो भी मकान मिला, मकान मतलब जो भी घर मिला, जो भी भवन मिला, वो पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। तो हड़प्पा सभ्यता में ज़्यादातर जो घर है वो पक्की ईंटों का बना हुआ होता था। ईंटों का आकार आमतौर पर आयताकार होता था, यानी हड़प्पा सभ्यता में जो भी घर को बनाया जाता था ईंट से, उनका आकार कैसा होता था? आयतकार। आयतकार मतलब क्या होता है? इस तरह से ईंट का आकार होता था, ऐसे। ठीक है, ऐसे, है ना। इसको हम लोग अगर ऐसे बना दे तो इस तरह से ईंट का आकार होता था, आप देख सकते हैं। इस तरह से ईंट का आकार होता था हड़प्पा सभ्यता के वहाँ। ठीक है, अच्छा, मकान जो है बहुत ही मजबूत बनाया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में जो भी घर बनाया जाता था बहुत मजबूत, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा। और घरों के दरवाजे और खिड़कियां सीधे मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते थे, बल्कि पीछे या आंगन की ओर खुलते थे। यानी वहाँ के जो घर बनाए जाते थे वो बहुत मजबूत बनाए जाते थे, बहुत ही मजबूत। और देखिए वहाँ पर जो भी घर बनाया जाता था, जैसे मान लीजिए ये घर है, जैसे मान लीजिए ये क्या है? घर है, और यहाँ पर सड़क है ना, यहाँ पर सड़क है। तो वो लोग कभी भी जैसे घर में दरवाजा तो देना पड़ेगा, तो वो लोग दरवाजा जो है ना सड़क के किनारे नहीं देता था। जैसे मान लीजिए इधर सड़क है तो वो लोग दरवाजा उस तरफ देगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई घर बनाया गया, यहाँ पर कोई घर है, ठीक, और यहाँ पर कोई सड़क है, आगे सड़क है, यहाँ पर घर है, तो हम दरवाजा किधर देंगे? इस साइड नहीं, दरवाजा जो है उल्टा साइड दिया जाता था। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि जिधर सड़क रहता है उधर ही दरवाजा देता है ना, ताकि सड़क जो है वो सही से दिखे। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के लोग जो घर बनाते थे तो जिस तरफ सड़क होता था उस तरफ दीवार दे देता था, उसके उल्टा तरफ, है ना, उसके उल्टा तरफ खिड़की और दरवाजा देता था। ठीक है, तो वही चीज कहा गया कि यहाँ के लोग जो भी घर बनाते थे तो घर का जो दरवाजा है और जो खिड़की है वो मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते थे, यानी सड़क का तरफ खिड़की और दरवाजा नहीं बनता था, बल्कि पीछे या आंगन की ओर खुलते थे। कई मकानों में आंगन, कमरे और रसोई और स्नान घर बने होते हैं, और कई सारे ऐसे घर मिला है उस घर में बहुत सारा आंगन, मतलब कई सारे ऐसे घर मिले हैं जिन घरों में आंगन होता था। जैसे आज भी गांव में आप जाओगे तो देखोगे हर एक घर में एक एक आंगन आपको मिलेगा, आंगन, अंगना जिसको बोलते हैं। और कमरा होता था, रसोई घर यानी किचन वगैरह होता था, और स्नान घर भी होता था कई सारे घरों में। तो इस तरह से हड़प्पा सभ्यता का घर हुआ करता था। जितने भी घर है हड़प्पा सभ्यता के भवन है वो पक्की ईंटों के बने होते थे। जो ईंट होता था वो आयताकार होता था। हड़प्पा सभ्यता में मजबूत और सुंदर और बहुत ही अच्छे तरीके से घर को बनाया जाता था। और जो घर का दरवाजा है वो सड़क की ओर ना खुल करके पीछे की तरफ, आंगन की तरफ खुलता था। अब बात करते हैं वहाँ के स्नानगार के बारे में, यानी बाथरूम के बारे में। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो में एक विशाल सार्वजनिक स्नानगार मिला है। इससे पता चलता है कि वहाँ के लोग साफ सफाई और स्नान को बहुत महत्व देते थे। तो मोहनजोदड़ो, जब ये स्नानगार के बारे में कहाँ से पता चला? हड़प्पा सभ्यता के लोग बाथरूम भी बनाते थे नहाने के लिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग स्नानगार भी बनाते थे। इसके बारे में कहाँ से पता चला? तो मोहनजोदड़ो से, है ना। जब मोहनजोदड़ो का खोज हुआ तो वहीं से पता चला कि हड़प्पा सभ्यता के लोग स्नानगार भी बनाते थे। स्नानगार मतलब इस तरह का स्विमिंग पूल, बाथरूम। तो हड़प्पा सभ्यता जो था वहां पर इस तरह का स्नानगार भी मिला है। इस तरह का देखो, यहाँ पर ये स्नानगार है ना, ये सूखा हुआ मिला है। तो देखो यहाँ पर उतरने के लिए दो सीढ़ी बनी होती थी, ऐसे, ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी है ना। जैसे अगर हम यहाँ पर एक चित्र बना दें तो आप देख सकते हो। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में जैसे मान लो ये कोई क्या है, ये बाथरूम है, इस तरह के बाथरूम जिसको आज के दिन हम लोग स्विमिंग पूल कहते हैं, तो इस तरह से होता था ना। दो सीढ़ी होता था, दो सीढ़ी नीचे उतरने के लिए। ठीक है, इस तरह से वो लोग, है ना, तो इधर से भी उतरता था, है ना। मान लो ये कोई इंसान है, ये भी मान लीजिए कोई इंसान है, इंसान, ये कोई लड़की है, मान लो ये कोई लड़का है। तो इधर से भी उतरने का होता था, इधर से भी उतरने का होता था। तो इस तरह से हड़प्पा सभ्यता में स्विमिंग पूल होता था। कहा जाता है कि ये जो स्नान घर है, स्नान, इसको क्या कहा गया? स्नान घर। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो स्नान गार, इसी को स्नान गार या इसी को स्नान घर कहते हैं, ये स्नान घर कहाँ से मिला?
तो आप कहोगे इसके बारे में कहाँ से पता चला, तो आप क्या कहोगे, मोहनजोदड़ो से। कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। ये जो स्नानागार है ये भी बनाया जाता था किसका, पक्की ईंटों का। याद रखना ये भी किसका बनाया जाता था, पक्की ईंटों का बनाया जाता था। कहा जाता है कि यहाँ पर गर्म और ठंडा दोनों तरह का पानी का व्यवस्था था, गर्म ठंडा दोनों पानी की व्यवस्था थी यहाँ पर। कहा जाता है एक साथ कई सारे लोग यहाँ पर नहा सकते थे इस स्विमिंग पूल में। ठीक है, तो वही चीज है। चलिए, तो मोहनजोदड़ो में इस तरह से बहुत बड़ा बड़ा स्नानगार मिला है। इससे पता चलता है कि वो लोग भी साफ सफाई का काफी ध्यान रखता था। और जो स्नानगार बनाया गया है वो पक्की ईंटों से। और ऐसा पता चलता है कि इतना बड़ा है ये, जिससे पता चलता है कि एक साथ कई सारे लोग नहाते थे। देखो कितना बड़ा है, तो इससे पता चलता है कि एक साथ कई सारे लोग नहाते थे। और घरों में छोटी छोटी स्नान घर भी बनाए जाते थे जो नालियों से जुड़े होते थे, ताकि पानी आसानी से बाहर निकल सके। कई सारे ऐसे घर हैं जहाँ पर छोटी छोटी स्नान घर भी बनाई गई है, और कई सारे बड़ी बड़ी स्नान घर भी है ना। अब बात करते हैं वहाँ के अन्नागार के बारे में। अन्नागार का मतलब होता है अनाजों को रखने का गोदाम। जैसे ये देखो ये गोदाम है, तो इस तरह से अनाजों को रखने के लिए गोदाम बनाया था। अब गोदाम कैसा होता था पहले ये देख लीजिए। कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में जो गोदाम बनाया जाता था उसमें 12 कमरा होता था, 2 कतारों में, है ना। कतार का मतलब होता लाइन। जैसे देखिए एक ये कतार हो गया, एक ये कतार हो गया, है ना। तो इस तरह से कितना कमरा होता था, 12। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इस तरह से 1 2 3, 1 2 3 4 5 6। तो 6 कमरा इधर, 6 कमरा इधर, 2 कतार, 2 लाइन होता था। एक तरफ 6 कमरा, एक तरफ 6 कमरा, बीच में ये रास्ता होता था। बीच में क्या होता था, रास्ता। और बाहर की तरफ एक चबूतरा बनाया जाता था अनाजों को सुखाने के लिए। तो इस तरह से हड़प्पा सभ्यता में अन्नागार बनाया जाता था। अन्नागार मतलब अनाजों को रखने का गोदाम। जैसे हम लोग आज घर बनाते हैं ना, कैसे बनाते हैं घर, बीच में एक रास्ता छोड़ देते हैं, दाहिना तरफ भी घर बनाते हैं, बायां तरफ भी, है ना। दोनों तरफ दोनों साइड घर बनाते हैं, बीच में एक रास्ता छोड़ देते हैं। तो वैसे ही हड़प्पा सभ्यता के लोग भी इस तरह से अन्नागार बनाता था, अनाजों को रखने का गोदाम। 2 लाइन पर, 1 लाइन 2 लाइन, इसी को कहते हैं कतार। एक ये कतार हो गया, एक कतार में 6 कमरा, दूसरी कतार में 6 कमरा, और बीच में रास्ता, और बाहर में चबूतरा। और इस चबूतरे में अनाजों को सुखाया जाता था। ये भी पक्की ईंटों का बना हुआ होता था। और ये जो अन्नागार है इसके बारे में भी पता चला कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो में एक बहुत ही बड़ा अन्नागार यानी अनाज रखने का गोदाम मिला है, जिसका आकार लगभग 45 मीटर लंबा और 22 मीटर चौड़ा है। तो सोचो कितना बड़ा है ये, देख रहे हो कितना बड़ा है। कहा जाता है कि जो इसका आकार है, कहाँ गया, हाँ, कितना बड़ा है। कहा जाता है कि जो इसका आकार है वो कितना है, तो 45 मीटर लंबा, यानी इसकी लंबाई कितनी है, 45 मीटर, और चौड़ाई कितनी है, 22 मीटर। इतना बड़ा होता था ये। ठीक है। अच्छा, ये 2 कतारों में बना था, 2 कतार। यानी ये जो अन्नागार है, अनाजों को रखने का गोदाम है, ये 2 लाइन में बना हुआ करता था, 6 6 करके। ये कठोर ईंटों के बने ऊंचे चबूतरे पर बनाए गए थे, है ना। तो ये 2 कतारों में बनाया जाता था, 2 कतार, है ना। जैसे एक ये हो गया कतार, एक ये हो गया कतार। इस तरह से 2 कतार यानी 2 लाइन होता था। और 6 6 कमरा का होता था, और बीच में एक रास्ता होता था, बाहर में चबूतरा होता था। और कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर अनाजों को रखा जाता था, तो अनाज कहीं सड़ ना जाए, जिसकी वजह से, है ना, अन्नागारों में हवा आने जाने की अच्छी व्यवस्था थी ताकि अनाज खराब ना हो, है ना। तो ये जो महल बनाया जाता था ना, महल, तो इस महल को इस तरह से बनाया जाता था ताकि आराम से यहाँ पर हवा घुस सके। क्योंकि अगर यहाँ पर हवा नहीं घुसेगा तो इसके अंदर, इस गोदाम के अंदर, इस घर के अंदर जो भी अनाज रहेगा वो सड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो इस अन्नागार को, इस घर को इस तरह से बनाया जाता था ताकि हवा वगैरह सही से घुसे। जब यहाँ हवा घुसता था तो अनाज खराब नहीं होता था। तो इस तरह से अन्नागार बनाया जाता था। सोचो बाबू, कितना दिमाग था उन लोगों के पास, है कि नहीं। चलिए, तो देखिए तो हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, नगर योजना या वह वास्तुकला। नगर योजना मतलब वही नगर बनाने की योजना। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी नगर योजना की, किस तरह से वो लोग नगर को बनाते थे, यही सबसे बड़ी योजना थी। और वास्तुकला मतलब होता है वही बिल्डिंग बनाने की कला। जैसे हम लोग चित्र बनाते हैं तो चित्र बनाने की कला को चित्रकला कहते हैं, मूर्ति बनाने की कला को मूर्ति कला कहते हैं। तो उसी तरह जो हम लोग बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाते हैं, भवन बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो ये बिल्डिंग, घर, भवन बनाने की कला को स्थापत्य कला कहते हैं या वास्तुकला कहते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, नगर योजना व वास्तुकला। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी, कांस्य युग की सभ्यता थी। यहाँ के लोग ज्यादातर क्या करते थे, व्यापार। देखिए वहां के लोग खेती बाड़ी भी करते थे,
वहां के लोग पशु भी पालते थे, जानवर भी पालते थे, लेकिन वहां के लोग ज्यादा क्या करते थे? व्यापार। अभी तक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित 250 से ज्यादा स्थलों का खोज हो चुका है ना। हड़प्पा सभ्यता जैसे मोहनजोदड़ो, है ना, धोलावीरा, मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, धौलाजिद्रा हो गया, धौलावीरा हो गया, चनहुद्रो हो गया, बनावली हो गया, कालीबंगा हो गया। ये सभी क्या है? जगह का नाम है ना। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, चनहुद्रो, धौलावीरा, हड़प्पा, ये सभी जगह का नाम है। तो इसी तरह से कहा जाता है कि अब तक हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ 250 से ज्यादा जगह मिल चुका है। 250 से ज्यादा ऐसा जगह पता चल चुका है जिसका संबंध किससे था? हड़प्पा सभ्यता से। जिसमें से 6 जगह को ही नगर माना जाता है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। हड़प्पा, चनहुद्रो, कालीबंगा, है ना, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो, लोथल, कालीबंगा, बनावली। तो हड़प्पा सभ्यता में 2 से 50 जगह, 2 से 50 ऐसे शहर है जिसके बारे में पता चल चुका है, जिसका संबंध हड़प्पा सभ्यता से है। लेकिन इसमें से 6 ही ऐसा जगह है, 6 ही ऐसा शहर है जिसको मुख्य रूप से नगर माना जाता है। पहला तो हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा चनहुद्रो, चौथा लोथल, पांचवा कालीबंगा, छठा बनावली। और ये 6 शहर के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। तो टोटल 6 शहर है जिसको मुख्य नगर माना जाता है। इसमें से 2 नगर, एक हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये दोनों काफी फेमस है ना। ये 6 शहरों में से ये जो 2 नगर है काफी मशहूर है, काफी फेमस है। कौन कौन? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। और ये दोनों शहर अभी कहाँ पर है? पाकिस्तान में। यानी हड़प्पा भी पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो भी। कल हम आपको नक्शा से समझाए थे कि ये दोनों शहर काफी मशहूर है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। और ये दोनों शहर कहाँ पर है? पाकिस्तान में। और कहा जाता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी। तो हम भी आपको ये कल बताए थे कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों शहर को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इन दोनों के बीच की दूरी कितना है? 483 किलोमीटर, है ना। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितना है? 483 किलोमीटर। कहीं पे लिखा हुआ है कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो की दूरी 483 किलोमीटर, कहीं पे लिखा हुआ 670। अब कौन सा मानोगे? तो आपको दोनों मानना है। जहां पर जो ऑप्शन आए वही लगाना है, दोनों नहीं आएगा, ठीक। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन को लिखिए, या सामाजिक जीवन को लिखिए, या आर्थिक जीवन को लिखिए। या तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ देगा, या फिर पूछ देगा सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन को लिखिए। तो कम से कम 2 पेज में आपको जवाब लिखना होगा। तो बिल्कुल मजा आ जाएगा, आपको ध्यान से पढ़ना है ना। हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन, इसका पहले मतलब समझिए। सामाजिक जीवन का मतलब हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं, वहां के लोगों का समाज कैसा था, वहां का समाज कैसा था, वहां के लोग कैसे रहते थे, वहां के लोग कैसे एक साथ एक दूसरे के साथ बात करते थे, कैसे मिलजुल के रहते थे, वहां के लोग क्या पहनते थे, है ना, वहां के लोग क्या पहनते थे, क्या खाते थे, वहां का समाज कैसा था, ठीक। आर्थिक जीवन का मतलब हुआ कि वहां के लोग क्या क्या काम करते थे, पैसा कैसे कमाते थे, व्यापार करते थे या नहीं करते थे, खेती करते थे या नहीं करते थे, या और क्या काम करते थे इसके अलावा। फिर धार्मिक जीवन का मतलब वहां का धर्म कैसा था, हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन से धर्म को मानते थे, आज से 4000 साल पहले वो लोग कौन सा धर्म को मानता था, कौन से चीजों की वो लोग पूजा करता था, इबादत करता था, ये जानेंगे। तो ये 3 चीज है हड़प्पा सभ्यता का, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन। सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन सुखी, व्यवस्थित और उन्नत था। यानी कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग काफी खुश रहता था, बहुत ही सुखी रहता था, हमेशा मिलजुल के रहता था। उन लोगों का जीवन जो है वो क्या था? बिल्कुल सुखी, दुख नहीं, बिल्कुल सुख, मतलब बहुत अच्छा। उन्नत यानी बहुत अच्छे तरीके से वो लोग जीवन जीता था, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहता था, मिलजुल कर रहता था, ठीक। वो लोग मिलजुल कर रहते थे, उनके जीवन में काफी सुविधाएं थी। खुदाई में बहुत सारी स्त्रियों की मूर्तियां मिली है। जब हड़प्पा सभ्यता में खुदाई किया गया, ध्यान से समझिएगा, हम लोग पढ़ रहे हैं हड़प्पा सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन सुखी, व्यवस्थित और उन्नत था। यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुत ज्यादा सुख से रहते थे, बहुत ज्यादा खुश रहते थे। उन लोगों की जिंदगी में परेशानियां नहीं थी। वो लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे, एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे, लड़ाई नहीं करते थे। उनकी जीवन में काफी सुविधाएं थी और उनको बहुत सारा सुविधा मिला हुआ था। जब हड़प्पा सभ्यता में खुदाई किया गया, खुदाई, तो खुदाई के दौरान बहुत सारी मूर्ति मिली, बहुत सारी मूर्ति मिली जमीन के नीचे। और वो जो मूर्ति है ना, वो किसकी थी? स्त्रियों की, महिलाओं की।
यानी बहुत सारी मूर्ति मिली और वो मूर्ति महिलाओं की मूर्ति थी, यानी महिलाओं का मूर्ति बना हुआ था। तो इससे पता चलता है, कुछ इतिहासकार का कहना है कि यहाँ पर ना महिलाओं को बहुत सम्मान था। क्यों? क्योंकि महिलाओं की बहुत सारी मूर्ति मिली है। तो इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो समाज है वो मात्र सतात्मक था। मात्र सतात्मक मतलब हो गया कि वहां पर स्त्रियों का महत्व बहुत अच्छा था। जैसे आज का जो हम लोगों का समाज है ये क्या है? पितृ सतात्मक है। पितृ सतात्मक मतलब यहाँ पर पिता का ज्यादा चलता है, पुरुष का ज्यादा चलता है ना। जैसे आपके घर हम जाएंगे तो आपको सबसे पहले क्या पूछेंगे? आपके पिता का नाम क्या है। हम ये नहीं पूछेंगे आपके माता का नाम क्या है ना। तो यहाँ पर पितृ सतात्मक समाज है, यानी यहाँ पर पुरुष को ज्यादा महत्व दिया जाता आज का समाज में। लेकिन अगर हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो वहाँ का जो समाज है वो कैसा था? मात्र सतात्मक। मात्र सतात्मक का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर महिलाओं को ज्यादा सम्मान था, महिलाओं का ज्यादा महत्व था। क्यों ऐसा कहते हैं हम लोग? तो क्योंकि जब वहाँ खुदाई किया गया तो बहुत सारी स्त्रियों की मूर्तियां मिली है और उस मूर्ति से पता चलता है कि यहाँ पर महिलाओं को ज्यादा महत्व था। चलिए अब हम लोग देखते हैं वहां के जीवन की कुछ मुख्य विशेषताएं, यानी चलो अब हम लोग देखते हैं वहां के समाज कैसा था। तो पहला पॉइंट है, हड़प्पा के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। यानी वहां के लोग साग सब्जी भी खाते थे और मांस मछली भी खाते थे। ये सब आपको याद रखना है कि वहां के लोग साग सब्जी भी खाते थे, मांस मछली भी खाते थे। खुदाई में बहुत सारी सुइयां मिली है। खुदाई जब वहां पर हड़प्पा सभ्यता में खुदाई किया गया तो खुदाई के दौरान बहुत सारी सुई मिली। सुई सुई से क्या करते हैं हम लोग? कपड़ा को सिलते हैं। जैसे हम लोग का मान लो कपड़ा अगर फट गया तो हम लोग सुई से सिलते हैं। तो जब हड़प्पा सभ्यता में खुदाई किया गया तो वहां से सुई मिली है। तो इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो कपड़ा पहनता था वो कैसा होता था? सिला हुआ। जैसे आज हम लोग सिला हुआ कपड़ा पहनते हैं। ठीक। केस सज्जा, हेयर स्टाइल प्रचलित था। केस सज्जा यानी वहां के लोग भी बाल को बहुत अच्छे से रखते थे। केस सज्जा का मतलब होता है कि जैसे आज के दिन देखते होंगे महिलाएं जो है इस तरह से अपना जो बाल है उसको ऐसे रखती है ना। तो इसी तरह से वहां पर यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग भी इसी तरह से केस सज्जा यानी हेयर को, बाल को बहुत अच्छे से रखते थे, है ना। कहा जाता है कि जो महिलाएं हैं वो जूरा बनाती थी। जूरा, जूरा मतलब क्या होता है? इस तरह से, इसको जूरा कहते हैं ना। देखो ये पूरा बाल को ऐसे करके ऐसे कर लेना, पीछे बांध लेना, तो इसको कहते हैं जूरा। तो कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में जो महिलाएं थी वो सब जूरा बांधती थी, मतलब बाल को इस तरह से लपेट देती थी। और वहीं पे जो पुरुष है, जो लड़के होते थे पुरुष, वो लंबे बाल और दाढ़ी मूंछ रखते थे। तो यानी हड़प्पा सभ्यता की जो लोग हैं वो लोग भी बाल रखते थे। अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाएं जो है इस तरह से जूरा बनाती थी, बाल को ऐसे लपेट के रखते थे। और पुरुष की बात करें तो जो पुरुष है वो लंबे लंबे बाल और दाढ़ी मूंछ रखते थे। अब बात करते हैं, हड़प्पा के लोग जो है वो आभूषण पहनते थे। आभूषण, आभूषण का मतलब होता है ज्वेलरी। जैसे जैसे देखिए ये लड़की पहनी है, ये सब क्या, इसी को कहते हैं आभूषण। गला में पहनी है ये झुमका, ये गला में पहनी है, या ये नोत, या ये जो भी ये सब का नाम है, तो ये सभी को कहा जाता है आभूषण। आभूषण का मतलब होता है जेवर, जेवर, ज्वेलरी। तो कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है ना आभूषण पहनने के बहुत शौकीन थे। यानी वो लोग बहुत ज्यादा जेवर पहनते थे। और सिर्फ लड़कियां नहीं, जैसे ज्यादातर कौन लोग जेवर पहनते? लड़की लोग पहनते नहीं, लड़के भी इस तरह का पहनते थे। जी हाँ। तो कहा जाता है कि हड़प्पा के लोग आभूषण, यानी आभूषण मतलब जेवर, यानी इस तरह के जेवर, जैसे ये हो गया जेवर, झुमका वगैरह, ये सब नोत वगैरह, ये सब पहनने का उन लोग को बहुत शौक था। जैसे कि कंठहार, हसूली, भूजबंद, करा, अंगूठी, करधनी, ये सभी वो लोग पहनते थे। कंठहार, कंठहार कहते हैं जो गला में पहनाया जाता है ना, जैसे ये, इसको कहेंगे कंठहार। उसके बाद भुजबंद, भुजबंद जो कि भुजाओं में पहना जाता है इस जगह पे। अंगूठी, जो कि अंगूठी पहनाया जाता है अंगुली में। करा, जो कि करा पहना जाता। तो ये सभी क्या है? ये सभी चीजें वहां के लोग पहनते थे। ये सभी चीजों की आभूषण वो लोग पहनते थे, है ना। कंठहार जो कि गला में, है ना, अंगूठी जो कि उंगली में। स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। और हड़प्पा सभ्यता में सिर्फ महिलाएं नहीं बल्कि पुरुष भी जेवर पहनते थे। अमीर लोग सोने, चांदी और हाथी दांत के आभूषण पहनते थे। और जो लोग हड़प्पा सभ्यता में अमीर होता था, जैसे कोई मान लो अमीर है तो वो सोना का बनाता है, गरीब है तो वो चांदी का बनाता है। तो उसी तरह से हड़प्पा सभ्यता में जो अमीर लोग होते थे वो सोना का या चांदी का या हाथी का दांत, हाथी का 2 दांत होता है, तो वो लोग सोना, चांदी या हाथी दांत का आभूषण पहनता था। और वहीं पे अगर गरीब लोग की बात करें तो जो हड़प्पा सभ्यता के गरीब लोग हैं वो मिट्टी का या हड्डी का या किसी तांबे का बना हुआ जेवर पहनते थे।
और लोग जो है श्रृंगार प्रसाधन का भी उपयोग करते थे। यानी हड़प्पा सभ्यता की जो महिलाएं हैं, यानी वहां के लोग जो है वो श्रृंगार भी करती थी। श्रृंगार, श्रृंगार का मतलब मेकअप। जैसे आज के दिन महिलाएं पाउडर लिपस्टिक पहनती है ना, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग भी पहनते थे। जैसे कहा जाता है कि जो महिलाएं हैं वो काजल पहनती थी, पाउडर पहनती थी। आज से 4000 साल पहले की बात कर रहे हैं बाबू, आज की बात नहीं है ये, ठीक है। कंघी, यानी वो लोग भी कंघी रखता था जिससे हम लोग बाल को बनाते हैं, कंघी, है ना। कोम्ब, शीशा रखता था चेहरा देखने के लिए। तांबे का दर्पण का भी उपयोग करते थे, तांबे का दर्पण, यानी वो लोग भी मिरर यानी दर्पण का इस्तेमाल करता था अपना चेहरा देखने के लिए। चनहुद्रो, चनहुद्रो एक जगह का नाम है, चनहुद्रो। चनहुद्रो से क्या मिला है? लिपस्टिक। तो इसका मतलब हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है लिपस्टिक भी पहनते थे। लड़कियां जो है लिपस्टिक भी पहनती थी, क्योंकि चनहुद्रो से हम लोगों को लिपस्टिक मिला है। लोग मिट्टी और धातु के बने बर्तनों का प्रयोग करते थे। यानी उस समय के लोग जिस भी बर्तन, जैसे आज हम लोग कौन सा बर्तन का इस्तेमाल करते हैं? अल्मुनियम। ज़्यादातर हम लोग कौन सा बर्तन इस्तेमाल करते हैं? या तो स्टील का बर्तन, जैसे जिसमें हम लोग खाते हैं जो बर्तन में, थाली में, तो वो थाली या तो स्टील का होता है या अल्मुनियम का। लेकिन अगर हड़प्पा सभ्यता के लोगों की बात करें तो वो लोग मिट्टी का बर्तन का इस्तेमाल करता था, या वो लोग धातु का बना कोई बर्तन का इस्तेमाल करता था, है ना। तो इस तरह से उन लोगों का सामाजिक जीवन था। आगे हम लोग और देखते हैं। घरों में चटाई, पलंग और चारपाई का उपयोग होता था। यानी हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारे ऐसा घर मिला है जिस घर में चटाई मिला है, पलंग मिला है, चारपाई मिला है, मतलब वो लोग भी चटाई, पलंग और चारपाई का इस्तेमाल करता था। नृत्य यानी डांस भी करता था, पता चला है कि वहाँ के लोग डांस भी करते थे। संगीत यानी कुछ गाते भी थे, गाना बजाना, ये सभी मनोरंजन के साधन थे। जैसे आज हम लोग कहीं घूमने चले जाते हैं, मूवी देखने चले जाते हैं, गाना सुनने चले जाते हैं, तो वो लोग भी डांस करता था, गाना गाता था या गाना बजाता था, इस तरह का काम करता था। मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति इसका प्रमाण है। और ये कैसे पता चला? तो नर्तकी की मूर्ति, ये जो नर्तकी की मूर्ति है ये कहाँ से मिला? ये मिला मोहनजोदड़ो से। नर्तकी, नर्तकी मतलब डांसर, तो एक डांसर की मूर्ति मिली है। डांसर मतलब नाचने वाली, डांस करने वाली, नर्तकी। तो एक नर्तकी यानी एक डांसर की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। उस मूर्ति से पता चलता है कि हाँ, यहाँ के लोग डांस वांस भी करते थे। तो ये प्यारे बच्चों वहाँ का सामाजिक जीवन था। सामाजिक जीवन मतलब वहाँ का समाज कैसा था? तो हम लोग क्या कहेंगे अगर हम लोग शॉर्ट में बताएं तो, कि हड़प्पा सभ्यता के लोग काफ़ी अच्छा हुआ करता था। वो सब लोग एक साथ मिलजुल कर रहते थे। कहा जाता है कि वो लोग घर में ताला भी नहीं लगाते थे, तब भी चोरी नहीं होती थी। वो लोग बहुत ही प्यार प्रेम से आपस में रहते थे। वो लोग शाकाहारी मांसाहारी दोनों तरह के भोजन करते थे, है ना। वो लोग सिला हुआ कपड़ा पहनता था। सिला हुआ कपड़ा कैसे पता चला? तो वो इससे पता चला, है ना। वो लोग सिला हुआ कपड़ा पहनता था, सुई से पता चला, है ना। वो लोग बाल को सजा के रखता था अच्छे से। जो महिलाएं हैं वो जूड़ा बांधती थी, जो पुरुष और लंबे बाल रखते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग आभूषण भी पहनते थे, यानी ज्वेलरी। और सिर्फ लड़कियां नहीं बल्कि पुरुष भी पहनते थे, है ना। अमीर लोग सोने चांदी या हाथी दांत का जेवर पहनते थे, आभूषण पहनते थे। गरीब लोग मिट्टी या हड्डी या तांबे का जेवर पहनते थे। वहां के लोग श्रृंगार भी करते थे, मेकअप, ठीक है। स्त्रियां जो है यानी महिलाएं काजल, पाउडर, ये सभी चीज पहनती थी। कंघी, शीशा, तांबे का दर्पण, तांबे का शीशा का इस्तेमाल वो लोग करते थे। वो लोग लिपस्टिक का भी इस्तेमाल करते थे, लिपस्टिक। लोग मिट्टी और धातु के बर्तनों का उपयोग करते थे। मिट्टी और धातु ये दोनों तरह का बर्तन का वो लोग इस्तेमाल करते थे। चटाई, पलंग और चारपाई का भी वो लोग उपयोग करता था। चटाई, पलंग, चारपाई, ये सब चीज का भी वो लोग इस्तेमाल करता था, ठीक है। चलिए अब हम लोग प्यारे बच्चों देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन, है ना। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था, आर्थिक जीवन का मतलब कि वहाँ के लोग क्या क्या काम करते थे, कहाँ कहाँ से पैसे कमाते थे, अब देखते हैं ना। तो हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन और अलग अलग उद्योग धंधों पर आधारित थी। यानी वहाँ के लोग ज़्यादातर जो कमाते थे किससे? खेती बाड़ी करके, और पशुपालन यानी जानवर वगैरह पालते थे, और साथ ही साथ कुछ अलग अलग उद्योग, खुद अलग अलग फैक्ट्री भी वो लोगों का था। फैक्ट्री क्या? जैसे हम लोग मिट्टी बनाने का जैसे मोबाइल बनाने का फैक्ट्री होता है, कहीं पे मोबाइल बनता है, कहीं पे चश्मा बनता है, कहीं पे कलम बनता है, कहीं पे टेबल बनता है, तो हर एक चीज़ का फैक्ट्री होता है। तो उसी तरह से हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्य रूप से खेती करते थे, पशुपालन यानी जानवर पालते थे, और अलग अलग चीज़ों का उद्योग खुला हुआ था उन लोगों के वहाँ, अलग अलग चीज़ों का फैक्ट्री था। यहाँ के लोग खेती भी करते थे, पशु भी पालते थे, और कई प्रकार के शिल्प व उद्योग में उद्योग भी करते थे। शिल्प उद्योग मतलब कई प्रकार का वहाँ पर फैक्ट्री है जो मतलब चीज़ों को बनाते थे। उस फैक्ट्री से आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में खेती किस तरह से हुआ करता था। कृषि हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था का सबसे मुख्य आधार थी। यानी हड़प्पा सभ्यता अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था मतलब क्या कि वहाँ का जो सबसे ज़्यादा कमाई है ना, समझो वो कृषि था, कृषि।
हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था का सबसे मुख्य आधार कृषि था। यहाँ की जो भूमि है वो बहुत उपजाऊ थी, इसलिए अनाज की कमी नहीं होती थी। वहाँ का जमीन काफी उपजाऊ था। क्यों? क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता है वो सिंधु नदी के किनारे था। और आपको पता है, कोई भी अगर शहर है जो नदी के किनारे है, तो वहाँ पर खेती जब करोगे आप तो पानी आसानी से मिल जाएगा। अब जैसे मान लो, देखो ये नदी है ना, ये क्या है? नदी है। और यहाँ पर आपका ज़मीन है, तो आपको खेती करना है, खेती करने के लिए पानी चाहिए, तो नदी से तो आपको पानी मिल जाएगा ना आसानी से। तो हड़प्पा सभ्यता की जो जमीन है वो काफी उपजाऊ था, इसलिए अनाज की कमी हड़प्पा सभ्यता में बिल्कुल नहीं होती थी। अनाज को सुरक्षित रखने के लिए भंडार गृह यानी अन्नागार भी बनाए जाते थे, और अनाज की कमी भी नहीं होती थी। और हड़प्पा सभ्यता में अनाजों को जमा करके रखा जाता था अन्नागार में। यहाँ के लोग कपास की खेती भी करते थे, और सब उससे कपड़े भी बनाते थे। और यहाँ के लोग कपास की खेती करते थे, कपास और कपड़ा जो है वो कपास से बनता है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी खेती करते थे? कपास की खेती, और उसी से वो लोग कपड़े बनाते थे। माना जाता है कि कपास की खेती सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही शुरू की थी। ऐसा कहा जाता है कि ये जो हम लोग आज के दिन कपास की खेती करते हैं ना, तो ये कपास की खेती सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही किया था। यहाँ से कपास मेसोपोटामिया तक भेजा जाता था, है ना। तो जिस तरह से एक सभ्यता था हड़प्पा सभ्यता, वैसे ही एक सभ्यता उस समय था मेसोपोटामिया सभ्यता। जब यहाँ पर उस समय हड़प्पा सभ्यता था, उसी समय एक मेसोपोटामिया की भी सभ्यता था। और ये दोनों सभ्यता के लोग आपस में व्यापार करते थे। क्या करते थे? व्यापार। तो ऐसा कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया के साथ व्यापार करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग खेती करते थे, किसकी? कपास की खेती। और कपास की खेती से क्या बनता है? कपड़ा बनता है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो कपास की खेती करते थे, तो वो जो कपास है ना, वो सब मेसोपोटामिया में भेजा जाता था, मेसोपोटामिया। और फिर मेसोपोटामिया के लोग उन कपासों से कपड़ा बनाते थे। ठीक है। मेसोपोटामिया के लोग इसे सिंधु कहते थे, और जो मेसोपोटामिया है वो लोग हड़प्पा सभ्यता को सिंधु कहते थे। और बाद में यूनानियों ने कपास को सिंडन कहा, जो सिंधु शब्द से ही बना है ना। और देखो, सॉरी, तो मेसोपोटामिया को कपास कहाँ से जाता था? तो मेसोपोटामिया एक जगह है, एक सभ्यता था, जैसे हड़प्पा सभ्यता था। तो मेसोपोटामिया जो है, यहाँ पर कपास कहाँ से जाता था? हड़प्पा सभ्यता से, है ना। और जो मेसोपोटामिया के लोग हैं, वो लोग कपास को क्या कहता था? सिंधु। यानी जो कपास है ना, कपास, इस कपास को वो लोग कहता था सिंधु। बाद में जो यूनानी है वो लोग आए, और उन लोगों ने कपास को क्या कहा? सिंडन। क्या कहा? सिंडन, जो सिंधु शब्द से ही बना है। तो यूनानियों ने कपास को क्या कहा? सिंडन। ठीक है। खेती के जुड़े अन्य प्रणाम, ठीक है, प्रमाण। खेती से जुड़े अन्य प्रमाण, यानी वहाँ के लोग खेती करते थे, इस बात का और भी प्रूफ है। जैसे खुदाई में चक्कियाँ भी मिली है, चक्कियाँ जिनसे अनाज पीसा जाता था। तो जब वहाँ हड़प्पा सभ्यता में खुदाई हुआ, तो खुदाई के दौरान बहुत सारी चक्की मिली है, चक्की। अब ये चक्की क्यों मिली है? तो जाहिर सी बात है, किसी चीज़ को पीसा जाता था, अनाजों को पीसा जाता था, गेहूं को। जैसे गेहूं से हम लोग आटा बनाते हैं, तो गेहूं को कहाँ पीसा जाता है? चक्की में। तो ये जो चक्की है, ये कहाँ से मिली है? वही हड़प्पा सभ्यता में ही। तो इससे पता चलता है कि वो लोग खेती करता था। ओखलियाँ भी मिली है, ओखली। ओखली क्या होता है? तो पहले जो है ना, अनाजों को ओखली में भी पीसा जाता था। जैसे इस तरह से होता था, इस तरह से। ध्यान से देखिए, अगर आप लोग तो नहीं देखे होंगे, हम देखे हैं, है ना। इस तरह से एक सीधा डंडा होता था, ये डंडा है, ये ओखली है। और इस डंडा को इससे पकड़ा जाता था। और यहाँ जैसे मान लो, ये मान लो एक तरह का बाल्टी है, ये मान लो क्या है? बाल्टी है। इस जगह पे हम लोग क्या रख देंगे? गेहूं को रख देंगे, है ना। और ऊपर से ये लकड़ी का बना हुआ होता है, इसको पकड़ेंगे, इस डंडा को, और इस डंडा को पकड़ के खूब यहाँ पर मारेंगे। ये जो डंडा है, इसको पकड़ के खूब यहाँ पर मारेंगे, बार बार मारेंगे। इससे क्या होगा? यहाँ पर जो अनाज है वो सब पीस जाएगा। तो इसी तरह से होता था। तो वही कहा गया कि वहाँ के लोग, हड़प्पा सभ्यता में चक्की भी मिला है, और चक्की अनाजों को पीसने के लिए रखा जाता था। हड़प्पा सभ्यता में ओखली भी मिला है, और ओखली भी अनाजों को पीसने के लिए रखा जाता था। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ के लोग खेती करते थे। क्योंकि फिर ये चक्की और ओखलियाँ यहाँ पर क्यों मिला? ठीक है। ये किस लिए मिला? जब खेती नहीं था, जब वहाँ पर फसल नहीं था, तो वो लोग क्यों रखेगा वो सब, है ना। अब देखिए क्या क्या फसल, क्या क्या चीज़ का खेती करता था। तो जैसे गेहूँ, आज भी हम लोग गेहूँ का खेती करते हैं। जौ, मटर, है ना, तिल, बाजरा। लोथल और रंगपुर से प्रमाण, यानी बाजरा जो है कहाँ पे मिला? लोथल और रंगपुर से। धान, है ना। तो गेहूं हो गया, जौ हो गया, मटर हो गया, तिल हो गया, बाजरा हो गया, धान हो गया। ये सभी चीज़ों की खेती होती थी हड़प्पा सभ्यता में। कुछ फल का भी खेती होता था, जैसे केला, नारियल, खजूर, अनार, नींबू, तरबूज। ये सभी फल है जिसका खेती कहाँ पर होता था?
हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, तो ये सारा प्यारे बच्चों आपका फसल है। गेहूं, जौ, मटर, तिल, बाजरा, धान, ये सभी आपका फल है। केला, खजूर, नारियल, नींबू, तरबूज, अनार, है ना, ये सभी क्या है, ये सभी प्यारे बच्चों आपका फल है। चलिए अब हम लोग देखते हैं पशुपालन। तो पहले हम लोगों ने देखा कि खेती कैसे करते थे, पहले हम लोगों ने क्या देखा। चलिए अब हम लोग देखते हैं पशुपालन। तो हम लोगों ने पहले देखा कि वो लोग खेती कैसे करते थे, कृषि कैसे करते थे। अब देखते हैं कि वो लोग कौन कौन से जानवरों को पालते थे, किस चीज़ का खेती करते थे। तो गेहूं, जौ, मटर, तिलहन, ये सब चीज़ का। कौन सा फल का खेती करता था, वो ये आपने देखा। अब हम लोग देखते हैं कि वो लोग पशुपालन कैसे करता था। पशुपालन मतलब हो गया जानवर कैसे पलता था। तो खेती करने के साथ साथ पशुपालन भी हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। यानी वो लोग खेती तो करते ही थे, इसके साथ साथ वो लोग पशु भी पालते थे। आज आप जाओगे ना, बहुत सारे लोग आपको ऐसा मिलेगा जो खेती भी करता है, जो खेती भी करता है। सर आज एमपी बोर्ड का लास्ट एग्जाम था, बिल्कुल बिल्कुल हिंदी का एग्जाम था। तो आज के दिन भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खेती भी करता है, खेती के साथ साथ पशु भी पालता है, जानवर भी पालता है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग भी खेती करते थे बहुत सारे लोग, और उसके साथ साथ पशु भी पालते थे, है ना। तो खुदाई में अब कौन कौन से चीज़ों, कौन कौन से जानवर वो लोग पालते थे, कैसे पता चला। तो देखिए जब खुदाई किया गया तो खुदाई में बहुत सारा मोहर मिला। खुदाई जब किया गया तो खुदाई में मोहर मिला, और उन मोहरों में चित्र बना हुआ था किसी किसी जानवर का। तो आखिर वो चित्र कैसे बन गया, वो जानवर होगा तभी तो बना होगा। मान लीजिए हम कहेंगे क्या कि गाय का चित्र बनाओ, तो मान लीजिए आपको पता ही नहीं कि गाय कैसा है, तो क्या आप चित्र बना पाओगे, नहीं ना। तो आप किसी गाय को देखोगे तभी तो आप चित्र बनाओगे ना। तो उसी तरह से हड़प्पा सभ्यता के लोगों के वहाँ, हड़प्पा सभ्यता के लोग जब वहाँ पर खुदाई किया गया तो बहुत सारा मोहर मिला। तो उस मोहर में बहुत सारे अलग अलग जानवर मिले हैं। तो उससे पता चलता है कि ये जानवर हड़प्पा सभ्यता में पाला जाता था, रखा जाता था। तो खुदाई में बहुत सारी मोहर मिली है, उस मोहरों पर बैलों का चित्र मिला है। इसका मतलब हड़प्पा सभ्यता की में बैल भी पाया गया। इससे पता चलता है कि वहाँ दो प्रकार के बैल होते थे। एक बैल जो कि कुबर वाले बड़े सींग के बैल होते थे, एक बैल जो बिना कुबर के छोटे सींग वाले बैल। तो हड़प्पा सभ्यता में बैल भी पाया जाता है, पाया जाता था। क्यों? क्योंकि एक मोहर मिला है, उस मोहर में बैल का आकार बना हुआ है। कुंवर वाले बड़ी सिंह के बैल, बिना कुंवर वाले छोटे सिंह के बैल। ठीक है, अब बात करते हैं प्रमुख पालतू पशु, यानी वैसा जानवर जो कि हड़प्पा सभ्यता में पाला जाता था। पालतू का मतलब होता पाला जाना। जैसे मान लीजिए कोई गाय पालता है, या कोई बैल पालता है, या कोई कुत्ता पालता है, या कोई ऊंट पालता है। तो ये सभी क्या है, पालतू पशु। पालतू, पालतू मतलब डोमेस्टिक एनिमल, यानी जिस एनिमल को पाला जाए। ठीक है, तो जैसे गाय, ये भी हड़प्पा सभ्यता के लोग पालते थे। बैल, भेड़, कुत्ता, हाथी, सुअर, गधा, ऊंट, है ना। कुत्ता शिकार करने में भी काम आता था, और जो कुत्ता है, कुत्ता ये शिकार करने के लिए काम आता था। जब नहीं पता चलता था कि कौन किसको मारा है, तो कुत्ता को ही बोला जाता था कि सूंघो, और फिर कुत्ता पता लगाता था। ये सभी वो जानवर है जिसको क्या किया जाता था, पाला जाता था, यानी पालतू था ये। ठीक है, और भी कुछ जानवरों के नाम देख लीजिए। चलिए, गुड नाइट सर, क्या यहाँ पढ़ाई हो रहा है क्या, लव स्टोरी चल रहा है। सर मेरा हिस्ट्री कमज़ोर है। कोई बात नहीं बाबू, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लो। चलिए, जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं प्यारा सा लाइक कर देना, ठीक है। अच्छा, टेंशन नहीं लो, कुछ दिन के बाद आपकी टाइम वाइम सब फिक्स हो जाएगी, 20-22 तारीख के बाद, ठीक है। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक छोटा सा प्यारा सा लाइक कर दो वीडियो को, है ना। अभी भी बहुत सारे बच्चे लाइक नहीं किए हैं, तो कर दो यार लाइक, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो बाबू वैसे तो हम कई बार बता चुके हैं, ठीक है। हम आज आपको दिखा भी देंगे एक बार और। तनु क्लासेस ऐप, तनु क्लासेस ऐप में ही मिलेगा आपको। कहाँ पर? सफलता बैच में। बैच का नाम क्या है? सफलता बैच। और ये जो सफलता बैच है यहीं पे मिलेगा। नंबर लिख लीजिए, 62 41 70 762। ठीक है, चलिए। आइए, बस और ये एक टॉपिक है, इसके बाद फिर ख़त्म। इसके बाद फिर हम लोग को हिंदी की क्लास होगी। पीडीएफ ऐप में ऐड कर दीजिएगा। सर आप बहुत अच्छे समझाते हो, थैंक यू बाबू। समझ में आ रहा है ना? हाँ बिल्कुल, जैक बोर्ड सारे बचे थे सर, आप 11th का सब्जेक्टिव करा दीजिए। अच्छा, करा देंगे अस्मिता कुमारी, एग्जाम से पहले कोशिश करेंगे। टेंशन नहीं लो यार, 11th में ऐसे हम तुमको पास करा देंगे, टेंशन नहीं लो। 12th वाला पढ़ो ना, यही सब आ जाता है 11th में भी। देखो, तो तो
हड़प्पा सभ्यता में ये सारे जानवर पाले जाते थे, है ना। कैसे पता चला? तो जब वो खुदाई किया गया तो बहुत सारी हड्डी मिली, और उन हड्डियों से पता लगा कि अच्छा ये जानवर है, ये जानवर। उन हड्डियों से पता चला कि ये हड्डी किस जानवर का है। पता चला कि एक हड्डी मिला जो कि गाय का था, एक हड्डी मिला जो कि बैल का था। तो इसका मतलब हुआ कि ये सारे जानवर को हड़प्पा सभ्यता के लोग पालते थे। अब कुछ और जानवरों के नाम देख लीजिए, है ना। कुछ और जानवरों के प्रमाण देख लीजिए कि कैसे पता चला। तो जैसे मूर्ति, खिलौना, मुहर पर कई सारे जानवरों के भी चित्र मिले हैं, है ना। बहुत सारा मूर्ति है, बहुत सारी ऐसी मूर्ति है, मूर्ति में जानवरों का चित्र बना हुआ है। बहुत सारा ऐसा खिलौना है जिसमें जानवरों का चित्र है। बहुत सारा ऐसा मोहर है जिसमें जानवरों का चित्र है। आखिर ये बताओ, इस मोहर पर, खिलौनों पर, मूर्ति पर आखिर इस जानवरों का चित्र किसने बनाया होगा? किसी ने तो बनाया होगा। इसका मतलब हुआ ये चित्र बनाया होगा, मतलब उस समय ये जानवर था, है ना। तो कुछ और जानवर देख लीजिए, जैसे बिल्ली, बंदर, खरगोश, हिरन, मुर्गा, मोर, तोता, उल्लू, हंस। ये सारे जानवर प्यारे बच्चों उस वक्त में हड़प्पा सभ्यता में था। अब देखते हैं शिल्प और उद्योग धंधे। शिल्प और उद्योग धंधे क्या होता है? शिल्प का मतलब पहले समझिए। जैसे हम लोग हाथ से कोई चीज बनाते हैं ना, तो इसको कहते हैं शिल्प उत्पादन, है ना। जैसे मान लीजिए कोई होता है मिट्टी का बर्तन बनाता हाथ से, तो वो भी तो काम कर रहा है ना, वो भी तो कमाने के लिए काम करता है ना। जैसे हम लोग चाय पीते हैं, चाय मिट्टी का बर्तन में, तो जो मिट्टी का बर्तन है वो भी तो कोई बनाता है हाथ से। तो जो कोई हाथ से अगर कोई चीज बना रहा है तो इसको कहेंगे शिल्प। मशीन से बना रहा है उसको नहीं, जो हाथ से बना रहा है। तो अब हम लोग देखते हैं शिल्प और उद्योग धंधे। ठीक, देखिए, कृषि और पशुपालन के अलावा हड़प्पा सभ्यता के लोग कई प्रकार के उद्योग और कारीगरी भी करते थे। यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग खेती तो करते ही थे, जानवर तो पालते ही थे, इसके साथ साथ वो लोग कई प्रकार के उद्योग भी चलाते थे। जैसे कपड़ा उद्योग, यानी खुदाई में नकली और सुई मिली है, तकली और सुई, है ना। खुदाई में तकली और सुई मिली है, तकली और सुई। तो सुई से पता चलता है कि अच्छा ये लोग कपड़ा को सीलता था, मतलब यहाँ पर कपड़ा का उद्योग था, कपड़ा कहीं ना कहीं बनता होगा। इसका मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोगों के पास कपड़ा का एक फैक्ट्री भी था। उसके बाद इससे पता चलता है कि लोग सूती धागा काटते और कपड़ा बुनते थे, है ना। तो वहाँ पर कपड़ा उद्योग था हड़प्पा सभ्यता में, कपड़ा उद्योग। बोलोगे सर कैसे पता चला कि हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा में कपड़ा का उद्योग था? तो क्योंकि जब खुदाई किया गया तो एक तकली मिला, तकली, और एक सुई मिला, और सुई से पता चला कि वो लोग कपड़ा को सीलता था। भाई जब सीलता था कपड़ा को तो कपड़ा कहाँ से आया? तो इसका मतलब हुआ कि कपड़ा का उद्योग था। तो इससे पता चलता है कि ये लोग सूती धागा कपड़ा बुनते थे। मन का उद्योग, मन का उद्योग क्या है? तो चनहुद्रो में एक कारखाना मिला है जहां हार में पिरोने वाली मनके बनाए जाते हैं। मन का उद्योग, मन का क्या होता है? मनका का मतलब मोती। तो एक जगह है प्यारे बच्चों चनहुद्रो, ये जो जगह है ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। और कल हम पढ़ाए थे कि जो मनके है, मनके, मनके का कारखाना ये कहाँ पर है? चनहुद्रो में है, चनहुद्रो। मनके का कारखाना कहाँ पर है? चनहुद्रो में। तो ये मन का उद्योग कहाँ पर मिला? चनहुद्रो में। मन का उद्योग क्या है? तो यहाँ पर जो हम लोग पहनते हैं, है ना, जो भी हम लोग मन के पहनते हैं, जो भी हम लोग माला पहनते हैं बेसिकली, तो वो माला जो है बनाया जाता है इस तरह का उद्योग में, मन का उद्योग में। ठीक है। तो चनहुद्रो में एक कारखाना मिला है जहाँ हार में पिरोने वाले मनके बनाए जाते हैं। तो चनहुद्रो में एक कारखाना मिला है, और उस कारखाना से पता चलता है कि वो लोग हाथ के बनाए हुए पहनते हैं, है ना, हाथ के बनाए हुए जो है ना। चलिए, तो चनहुद्रो में एक कारखाना मिला है, यानी चनहुद्रो एक जगह है, वहाँ पर एक फैक्ट्री मिला है। उस फैक्ट्री से पता चला है कि वो लोग हाथ से बनाने वाले मनके बनाए जाते थे, है ना, हार में पिरोने वाले मनके। ठीक है, कहाँ पर है? हाँ, चनहुद्रो में एक बहुत बड़ा कारखाना मिला है। चनहुद्रो में क्या मिला है? कारखाना। और उस कारखाने से पता चलता है कि वो लोग जो है ना क्या बनाता था? मनके बनाता था, मनके। और मनके क्यों बनाया जाता था? हार में पिरोने वाले मनके, यानी वो लोग मोती बनाता था, मोती। ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग के पास फैक्ट्री था। कैसे पता चला? तो पहले तो पता चला कि भाई कपड़ा उद्योग था, क्यों? क्योंकि सुई मिला। फिर उसके बाद पता चला कि मन का उद्योग भी था। मन का उद्योग क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक मनके मिला, है ना। और वहाँ पर जो है ना, मतलब कि चनहुद्रो में एक फैक्ट्री मिला, उस फैक्ट्री में मोती बनाया जाता था, मन का बनाया जाता था। इसका मतलब वहाँ पर एक उद्योग भी था, मन का उद्योग, जहाँ पर मोती बनाया जाता था। ये कब की बात है? हम लोग हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कुम्हाड़ी, यानी मिट्टी का बर्तन बनाना। यानी वहाँ के सभ्यता, वहाँ के लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोग मिट्टी का बर्तन भी बनाता था। जैसे हम लोग कप में चाय पीते हैं, कप में, मिट्टी का बर्तन में चाय पीते हैं,
तो इसी तरह से यही यही इसी को कहते हैं चाक। इसको क्या कहा जाता है? चाक, है ना। ये जो चाक है ना, ये बहुत तेजी से घूमता है, और ये इतना तेजी से घूमता है कि यहाँ पर इसको पकड़ के ऐसे मिट्टी का बना दिया जाता है। ठीक है। तो कुम्हारी, इसी को कहते हैं कुम्हार। कुम्हार 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 मतलब जो मिट्टी का बर्तन बनाता है, मिट्टी का जो काम करता है, मिट्टी का बर्तन बनाना, इस तरह के लोगों को कुम्हार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुम्हार। चलिए प्लीज सर। सर फ्री फ्री तो बाबू नहीं होगा, क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चे हैं। अगर हम फ्री पढ़ाने लगेंगे तो सारे बच्चे हमको क्या कहेंगे बताइए? सब नहीं कहेगा कि सर आप पैसा ले लिए, फ्री पढ़ा रहे हैं, तो नहीं होगा ना बाबू। अच्छा कोई बात नहीं, सब स्टडी के अलावा कुछ और कर रहा है ना, कोई बात नहीं, लेकिन जो बच्चा पढ़ने वाला है वो तो पढ़ रहा होगा ना, है कि नहीं? तुम अगर पढ़ने वाले हो तो तुम अच्छे से पढ़ो। तुमको अपना देखना है ना, दूसरा छोड़ो ना, जो कर रहा है करने दो। चलिए, कुम्हारी यानी कुंभकारी, यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग मिट्टी का बर्तन भी बनाता था। जो मिट्टी का बर्तन बनाता है उसी को कहा जाता है कुम्हार, है ना। और ये जो है, इस मशीन को कहा जाता है चाक। ये बहुत तेजी से घूमता है, और इसके ऊपर मिट्टी, जैसे कप में चाय पीते हैं, मिट्टी का बर्तन में चाय, तो यहीं पे बनता है वो सब। ये तेजी से घूमता है और हाथ से बनाया जाता है। ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग मिट्टी का बर्तन भी बनाते थे, यानी वो लोग कुंभकारी भी जानते थे। कुंभकारी मतलब मिट्टी का बर्तन बनाने भी जानते थे, है ना। कुंभकार लोग चाक का उपयोग करके मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। चाक, इसको कहते हैं चाक। ये जो चाक है ना, ये बहुत तेजी से घूमता है, और इसी के आधार पर ये लोग मिट्टी का बर्तन बनाता था। जो कुंभकार लोग हैं, वो लोग ये जो चाक होता है, चाक, उसका उपयोग करता था और फिर मिट्टी का बर्तन बनाता था। कुछ वस्तुएं हाथ से भी बनाई जाती थी, और मोहनजोदड़ो में कुंभकारों का अलग मोहल्ला भी मिला है ना। तो कुंभकार भी मिला है। कुंभकार मतलब मिट्टी का बर्तन बनाने वाला, और वो लोग चाक का इस्तेमाल करके मिट्टी का बर्तन बनाते थे। और एक अलग ही एक गांव है वहां पर, इस तरह का मिट्टी का बर्तन बनाने वाला। मोहनजोदड़ो में एक गांव बना हुआ है, यानी होता ना कि कुछ कुछ ऐसा गांव है जहाँ के लोग सिर्फ एक ही काम करते हैं। तो मोहनजोदड़ो में भी एक ऐसा गांव मिला था, जिस गांव में सिर्फ मिट्टी का बर्तन ही बनाया जाता था, चाक से। ठीक है। अब है स्वर्णकार का काम। स्वर्णकार बहुत सुंदर आभूषण बनाते थे। स्वर्णकार मतलब जो सोने का काम करते हैं, सोने का काम। तो सोने का काम करने वाले को क्या कहा जाता है? स्वर्णकार। तो जो स्वर्णकार होता था वो बहुत ही सुंदर आभूषण बनाता था। आभूषण मतलब जेवर, है ना। वे सोने व चांदी के आभूषण बनाते थे। चांदी से बर्तन भी बनाए जाते थे, लेकिन सोने से केवल आभूषण बनाए जाते थे, है ना। तो एक वहाँ स्वर्णकार भी मिला है। स्वर्णकार कहाँ पर? हड़प्पा सभ्यता में। इसका मतलब वो स्वर्णकार जो है बहुत ही सुंदर सुंदर जेवर बनाते थे, जेवर, आभूषण, ज्वेलरी। स्वर्णकार मतलब सोने का काम करने वाला। वो सोना चांदी का आभूषण बनाता था। जैसे आज के दिन हम लोग सोना चांदी का जेवर बनाते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग भी सोना चांदी का आभूषण बनाता था। और ये बनाता कौन था? स्वर्णकार। चांदी से बर्तन भी बनाए जाते थे, लेकिन सोने से केवल आभूषण बनाए जाते थे, है ना। सोने का बर्तन नहीं बनता था, चांदी का बर्तन भी बनता था, चांदी का आभूषण भी बनता था, लेकिन सोने का सिर्फ आभूषण बनाया जाता था, बर्तन नहीं, क्योंकि सोना बहुत महंगा होता था। अन्य कारीगरी और भी वो लोग बहुत कुछ करते थे, जैसे शंख हो गया, सीप हो गया, घोंगा, हाथी दांत, ये सभी वस्तुएं भी, उपकरण भी बनाते थे, है ना। जैसे शंख हो गया, सीप, घोंगा, हाथी दांत, है ना। तो लोग जो है, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं, वो लोग शंख से, सीप से, घोंगा से, हाथी दांत से बहुत सारी चीजें बनाते थे। धातु उद्योग, तांबा और कांसा का उपयोग करके मानव और पशु की मूर्तियां बनाते थे, औजार बनाते थे, बर्तन बनाते थे, हथियार बनाते थे, कड़ाही बनाते थे, प्रसाधन और सामग्री भी बनाई जाती थी। लोग धातु को पीटकर पतली चादर बनाने की कला भी जानते थे। इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में धातु उद्योग भी काफी विकसित था, है ना। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है बहुत सारी चीजें करते थे। जैसे हाथी का दांत है ना, हाथी का दांत, तो हाथी का दांत से भी वो लोग बहुत सारी चीजें बनाता था, है ना। तो वही चीज है, वहां पर शंख पाया गया, सीप पाया गया, घोंगा पाया गया, हाथी दांत पाया गया। ये सारी चीजों से वो लोग अलग अलग तरह का चीज बनाते थे। उसके बाद और भी बहुत सारा उद्योग मिला, जैसे तांबा और कांसा का उद्योग। तो तांबा, वहां पर तांबा भी मिला। हड़प्पा सभ्यता में क्या नहीं मिला? लोहा। याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में कौन सा धातु नहीं पाया जाता था? लोहा। लोहा के अलावा वहां पर सब पाया जाता था, जैसे तांबा, कांसा। तो तांबा और कांसा से क्या बनाया वो लोग? मानव और पशुओं की मूर्ति बनाया, यानी लोगों का मूर्ति भी बनाया, और बहुत सारे जानवरों का भी मूर्ति बनाया। वही मूर्ति से तो पता चला ना हम लोगों को कि वहां पर कौन सा जानवर पाया जाता है। औजार भी तरह तरह का वो लोग तांबा और कांसा का प्रयोग करके अलग अलग तरह का औजार बनाया, अलग अलग तरह का बर्तन बनाया, अलग अलग तरह का हथियार बनाया तांबा और कांसा से, अलग अलग तरह का कड़ाही बनाया, कड़ाही,
कढ़ाई जिसमें हम लोग अंडा वगैरह बनाते हैं, लोहिया कढ़ाई, है ना, जिसमें खाना पकाते हैं, सब्जी पकाते हैं, लोहिया। तो अलग अलग कांसा और तांबा का प्रयोग करके वो लोग कढ़ाई बनाया। उसके बाद प्रसाधन सामग्री बनाई जाती थी। लोग धातु को पीटकर पतली चादर बनाने की कला भी जानते थे। यानी वो लोग धातु जो होता है ना, धातु धातु मतलब जैसे सोना चांदी, तो वो सबको पीटता था। यानी जैसे आप जाओगे सुनार की दुकान में, अगर जहाँ पर सोना चांदी से कुछ बनाया जाता है, तो सुनार की दुकान में जब जाओगे तो देखना वो लोग सोना को ना बहुत पीटता है। या फिर आप किसी लोहार की दुकान में जाओगे तो देखना वो लोग लोहा को गर्म करता है, गर्म करके उसको निकालता है, और उसको ये हथौड़ा से पीटता है, बहुत तेजी से पीटता है, और उतना पीटता है कि वो चौड़ा बन जाता है। तो उसी तरह से ये लोग भी धातु को बहुत पीटता था, पीट पीट कर उसको चौड़ा बना दिया जाता था, पतला चादर बना दिया जाता था। जैसे मान लो ये कोई डंडा है, इसको पीट पीट करके एकदम चौड़ा बना दिया जाता था। इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में धातु उद्योग भी काफी विकसित था, है ना। अब हड़प्पा सभ्यता के लोग जो सिंचाई करते थे। अच्छा, इसके बाद एक पॉइंट है, इसको खत्म कर ही देते हैं, ठीक है। तीनों पॉइंट को खत्म कर देंगे तो सही रहेगा एक ही चैप्टर में। बाबू देखो, हिस्ट्री है, थोड़ा सा बड़ा तो होगा, ठीक। इतना लंबा क्लास होता है हिस्ट्री का, तो हिंदी का क्लास में नींद आने लगता है। सर प्लीज़ कुछ करिए, क्या करेंगे, बताइए बताइए बताइए। सर सुन लीजिए मेरा प्लीज़ सर, मैं बहुत ही मजबूरी है सर। ठीक है, आप मेरे नहीं सुनिए। क्या मजबूरी है बताओ। सर सॉन्ग सॉन्ग तो अभी नहीं सुनाएंगे, वाशिक नाज, वासी का नाज। चलिए गुरुजी गाना गाइए। गाना तो देखो अभी नहीं, गाना गाएंगे बहुत जल्द, अभी नहीं बाबू, ठीक है। अभी गला वाला बैठा हुआ मेरे मेरे पास कोई नहीं है कि आप हमको फ्री में पढ़ा दीजिएगा। हमको पढ़कर नौकरी करने का सपना है, प्लीज़ सर मना मत करिएगा, हमको बहुत पढ़ाई का मन है। रिया कुमारी। अच्छा रिया, आप कॉल कर लेना एक बार, ठीक है। देखो हम लोग भी फीस इतना कम रखे हैं ना कि हो जाएगा, है ना। लेकिन आप एक मोबाइल चलाते हैं, आप अगर मान लो आज यहाँ पढ़ाते तो आप कुछ ना कुछ पैसा ज़रूर लेते। तो जितने भी टीचर काम करते हैं सबको कुछ ना कुछ देना पड़ता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा हम लोग फीस लेते हैं, है ना। कल क्लास नहीं होगा, कल संडे है, संडे को आपकी छुट्टी रहेगी। अरे सब कुछ लिखना है बाबू, क्या हो गया, लिखना है। तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है, ऐसे अगर बोलोगे तो हुआ, ठीक है, ऐसे अगर बोलोगे तो हुआ। चलिए, पशुपालन तो हम लोग पढ़ लिए। अब तेजी से हम जा भी नहीं सकते हैं क्योंकि हर एक चीज़ पढ़ाना है। अब हम ये तो नहीं कि दौड़ जाएंगे खाली, है कि नहीं, सब कुछ पढ़ा के ही जाना है बाबू। चलो आज यहीं तक रहने देते हैं, कोई बात नहीं। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन हम लोग पढ़ लिए। अब हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन रह गया, है ना। क्लास काफ़ी लंबी हो गई। अब नेक्स्ट क्लास होगी, वहाँ पर धार्मिक जीवन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है धार्मिक जीवन भी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास होगी, उसको देख लीजिएगा। ये पीडीएफ आपको प्यारे बच्चों तनु क्लासेस ऐप में मिलेगा, तनु क्लासेस ऐप में। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तनु क्लासेस ऐप में मिलेगा, सफलता बैच में। और कल हम लोग का संडे है तो कल आपकी छुट्टी रहेगी, ठीक है ना। फिर अगले दिन सब मंडे को क्लास होगी। और एक चैप्टर आपका यूट्यूब पर पढ़ाया जाएगा, बाकी सारा चैप्टर आपका तनु क्लासेस ऐप में होगा। पीडीएफ भी आपको तनु क्लासेस ऐप में ही मिलेगा, टेस्ट भी आपको तनु क्लासेस ऐप में ही मिलेगा, है ना। देखो हिस्ट्री सब्जेक्ट है, हिस्ट्री सब्जेक्ट में ना कुछ कुछ क्लास, अब देखो हिस्ट्री बहुत बड़ा सिलेबस है, देखिए। तो ये सारा चीज आपको मिलेगा तनु क्लासेस ऐप में, है ना। पीडीएफ हो गया, क्लास हो गया, सब कुछ। तो पहला चैप्टर यूट्यूब पे पढ़ाया जाएगा, उसके बाद सारा चैप्टर आपका तनु क्लासेस ऐप में। जो बच्चा तनु क्लासेस ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं, प्ले स्टोर से कर लीजिएगा। वहाँ पर सफलता बैच है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और वहीं पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ कैसे देखना है, तो आप थोड़ा सा मोबाइल देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम आपको दिखा देते हैं, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। अच्छा दिखा देते हैं आपको, चलिए। 1 सेकेंड।
तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, है ना। हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन हम लोग पढ़ लिए। अब अगली जो क्लास होगी वहाँ पर हम लोग धार्मिक जीवन पढ़ेंगे, और धार्मिक जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। आर्थिक भी इंपॉर्टेंट था, सामाजिक भी, धार्मिक भी। क्लास काफ़ी लंबी होगी, इसलिए हम लोग खत्म कर रहे हैं। देखो, हिस्ट्री सब्जेक्ट बहुत बड़ा है ना। तो आप कहोगे सर छोटा छोटा क्लास लीजिए, बड़ा बड़ा क्लास लेंगे तो आपका 5-6 क्लास में कंप्लीट होगा। फिर इसका ऑब्जेक्टिव कराएंगे, फिर इसका सब्जेक्टिव कराएंगे। एक एक चैप्टर 10-10 क्लास में आपका कंप्लीट होगा, 8-9 क्लास में। आप अगर शुरू से पढ़ रहे हो तो आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा ना, है कि नहीं। तो इसलिए हम ऐसे आपको पढ़ा रहे हैं बाबू। नॉलेज आपको होना चाहिए भरपूर, और एग्जाम में आप मतलब इस तरह से आपका तैयारी हो जाए ना कि क्वेश्चन कहीं से भी पूछे आपसे बन जाए। ठीक है। बाकी ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा? ये पीडीएफ आपको सफलता बैच में मिलेगा हम लोगों का। जैसे आपको हम बताए थे कि हम लोग एक चैप्टर यूट्यूब में फ्री पढ़ाएंगे, बाकी सब तनु क्लासेस ऐप में, सफलता बैच में। तो देखो, ये अपना तनु क्लासेस ऐप है, ध्यान से देखिए। ठीक है, रुक जाइए। हाँ, ये अपना तनु क्लासेस ऐप है। तनु क्लासेस ऐप को ओपन करना है ना। पीडीएफ कैसे देखना आप देख लीजिए। तो तनु क्लासेस ऐप को ओपन किए। ये हम लोगों का सफलता बैच है। माई कोर्स में जाना है आपको, माई कोर्स नीचे में है, माई कोर्स यहाँ पर जाना है। यहाँ सफलता बैच हम ले लिए हैं, है ना। अगर आप नहीं लिए तो ले लीजिएगा, देख लीजिए कैसे। तो आपको सफलता बैच पहले लेना होगा, क्योंकि ये सारा पीडीएफ आपको सफलता बैच में ही मिलेगा। और एक चैप्टर हम लोग यूट्यूब पर पढ़ाएंगे, बाकी सारा चैप्टर आपका सफलता बैच में ही होगा। तो पहले आप प्ले स्टोर से तनु क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। तनु क्लासेस ऐप डाउनलोड करने के बाद इस तरह से आप नाम, मोबाइल नंबर सब डाल के तनु क्लासेस ऐप को ओपन करिएगा। और यहाँ पर देखिए पेड कोर्स है। अगर कोर्स लेना है तो पेड कोर्स में जाना। अगर आप ले लिए हैं तो माई कोर्स में जाना। माई कोर्स में जाओगे, यहाँ पर सफलता बैच मिलेगा, सफलता बैच में जाना। अब किसका पीडीएफ देखना है? हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री में क्लिक करो। ज्योग्राफी का देखना है, ज्योग्राफी में। तो हम हिस्ट्री में, अभी हिस्ट्री का देखना है तो हिस्ट्री में क्लिक करेंगे। लाइव क्लास में जाना है। लाइव क्लास में जाने के बाद ये चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं तो चैप्टर 1 में जाना है। और देखिए यहाँ पीडीएफ लिखा हुआ है, पीडीएफ में क्लिक करोगे, पीडीएफ दिख गया। ठीक है, यहाँ पर पीडीएफ में क्लिक करोगे, पीडीएफ दिख गया। यहाँ पर क्लास में क्लिक करोगे, क्लास दिख गया। और जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा, फिर इसके बाद इसका टेस्ट मिल जाएगा। टेस्ट आपको कहाँ पर मिलेगा? यहाँ पर देख लो, वो भी ये देखो, ऑल टेस्ट सीरीज है। ऑल टेस्ट सीरीज में जाना, चैप्टर वाइज टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट में जाना। यहाँ पर आपको टेस्ट मिल जाएगा। कब मिलेगा? जब ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पढ़ाते हैं प्यारे बच्चों। जो बच्चा नहीं जुड़े हैं सफलता बैच में, तो आपको बता दें, हम लोगों की जितने भी हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं, ये सारा टीचर आपको कहाँ पर पढ़ा रहा है? सारे टीचर आपको तनु क्लासेस ऐप में सफलता बैच में पढ़ा रहे हैं, है ना। तो आप सभी लोग जो नहीं जुड़े हैं सफलता बैच में जुड़ जाइए। वहीं पर सारा सब्जेक्ट का पढ़ाई होगा, हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं, और बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाई होता है। वहीं पे पीडीएफ क्लास सब कुछ मिलेगा। आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ जुड़ने के बाद यहीं से पढ़ोगे काफ़ी है। इतना आपको पढ़ा देंगे, इतना नॉलेज दे देंगे कि क्वेश्चन कहीं से पूछे आपसे 100% बनेगा। ठीक है। बाकी अगर जो लोग व्हाट्सअप चैनल में नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पर मैसेज करिएगा, 620141 70 762, 620141 62 041 70 762। इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करिएगा और कहिएगा कि सर मुझे व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दीजिए, है ना। व्हाट्सअप चैनल में जोड़ दीजिए, मैसेज 62 041 70 762। तो ये नंबर है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज करिएगा और कहिएगा कि सर मुझे व्हाट्सअप चैनल में जोड़ दीजिए। या इस वीडियो के नीचे कमेंट में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप व्हाट्सअप चैनल में जुड़ जाइएगा सब लोग, क्योंकि व्हाट्सअप चैनल में आपको मैसेज वगैरह आते रहता है क्लास का। और सफलता बैच में जुड़ने में कोई दिक्कत हो, पेमेंट किसी और से करवाना है, कोर्स में कैसे जुड़े ये पता करना है, तो इस नंबर पर कॉल करके भी पूछ लेना, और इसी नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं। 9 बजे आपकी हिंदी की क्लास होगी, तनु हिंदी इंग्लिश क्लासेस चैनल में आ जाइए, आप सभी लोगों का इंतजार रहेगा। 9 बजे, 9 बजे के आसपास शुरू हो जाएगा। ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय। सर जी हमको 12th में फर्स्ट डिवीज़न पास होना है, तो हम हो जाएंगे ना? हट, फर्स्ट डिवीज़न तो कोई भी बच्चा हो जाएगा, ये कोई बात हुआ? कहाँ से ये बच्चा आया जी? सर इंग्लिश समझ में नहीं आता है। अच्छा, क्या नहीं समझ में आता है सगुप्ता? एक बार बताओ ताकि हम लोग उस चीज़ को सुधार करें। ठीक है, चलिए हम फ़ोटो ले लेते हैं। चलिए, जिसको भी इंग्लिश नहीं समझ में आता है ना तो मैसेज करना, ठीक है, ताकि हम लोग आपको देखें कि क्या नहीं समझ में आता है, फिर उसी तरह से हम आपको तैयारी करवाएंगे। ठीक है ना। मेरा इंग्लिश कमज़ोर है, क्या करूँ? अच्छा ठीक है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर इंग्लिश नहीं समझ में आता है, बहुत सारे बच्चे। कोई बात नहीं बाबू, हम आप लोग का कमेंट देख लेते हैं। आप लोग एक बार वहाँ मैसेज कर देना इस नंबर पे व्हाट्सअप में। ठीक है। आप लोग को पूछेंगे कॉल करके क्या नहीं समझ में आता है, फिर उस चीज़ में सुधार करेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो चलिए हम लोग
तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग इसी के साथ समाप्त करते हैं। आप ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।